हेलो दोस्तों। तो आपने मॉर्फिन के बारे में सुना होगा। मॉर्फिन एक ऐसी दवाई है जो हमारी पेन किलर की तरह काम आती है और खतरनाक से खतरनाक दर्द में भी ये हमको तुरंत राहत पहुंचाती है। यानी कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी काफी हाई होता है, जल्दी होता है। और यही रीजन है जैसे जब आर्मी वगैरह वाले जो हमारे भाई लोग होते हैं, अगर उनको कभी कहीं चोट लग जाती है सीरियस वाली और उनको आगे फाइट भी करनी होती है, तब वो इसी का इंजेक्शन जो अपने उस वाले लोकल एरिया में लगाते हैं और उन्हें काफी जल्दी उधर राहत मिलती है, जिससे वो आगे फाइट जारी कर सकते हैं। यानी कि आप समझ रहे हो कि मॉर्फिन हमारी कितनी पोटेंट वाली एक पेन किलर होती है। अब सोचो कि ये जो मॉर्फिन है ना, ये हमें एक इस तरह के प्लांट से मिलती है। यानी कि इस तरह के प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हमको मिलता है एल्कलॉइड्स, उससे मिलता है हमको ओपीएम, और ओपीएम से बनाई जाती है हमारी मेडिसिन मॉर्फिन। यानी कि आप समझ रहे हो कि इतनी पोटेंट पेन किलर भी हमें इस तरह के एक प्लांट से मिलती है। तो क्या कहीं ये जादू है भाई, क्योंकि प्लांट से हमको मिल रही है? नहीं दोस्तों, ये एक साइंस है और आज हम जो है इसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरे नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसिस सेकंड के यूनिट 1 के बारे में, जिसका नाम है मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। यानी कि सिंपल बोले जाए तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं नॉर्मली, ये किस तरह अपने केमिकल कंपाउंड्स को बनाते हैं, जिन्हें आगे जाके हम लोग मॉर्फिन जैसी दवाइयां बनाते हैं। यानी कि टोटली हम पूरा का पूरा इनका मेटाबॉलिक पाथवे समझने वाले हैं। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे होता क्या है ना, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ढेर सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं और उनके द्वारा हमारे केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और उन्हीं के बीच में हमको जो है एटीपी या एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी चल रही है। एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हम जो भी रोटी वगैरह कभी खा रहे होते हैं, उसके द्वारा हमको आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट वगैरह मिलता है। और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट को अगर एग्जाम्पल ले तो यहाँ से हमको मिलते हैं ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज का यूज करके हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल के द्वारा हमारे पायरुवेट वगैरह बनाए जाते हैं और बीच में हमको जो है एटीपी प्राप्त होती है। इसी तरह आगे और देखा जाए तो हमारी जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई, उसमें हमको मिलते हैं हेक्सोज मोनोसेंट पाथवे हो गया। तो ये सारे के सारे जो पाथवे थे ना, ये सब के सब हमने बायोकेमिस्ट्री बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में मतलब पढ़ाई की थी। और वहां पे हमने क्या जाना था कि किस तरह हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने खाने से एनर्जी बनाती है और कौन कौन सी साइकिल हमारी बॉडी के अंदर चलती है जिसके द्वारा हमको एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे केमिकल कंपाउंड बनते हैं, जैसे पायरुवेट वगैरह हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो प्लांट्स है ना, उसको भी तो भाई एनर्जी चाहिए, वो भी तो अपने आप को ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो वो जो प्लांट्स है ना, वो अपने केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनाता है। और आगे बस इसमें एक एडिशनल चीज हम ये भी जानेंगे कि ये जो प्लांट्स अपने केमिकल कंपाउंड बना रहा है, इसकी मदद से हम लोग अपनी मेडिसिनल ड्रग्स कैसे बनाएंगे। तो ये सारा का सारा जो फंडा है ना, ये इसमें हम अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, जो हमारे प्लांट्स है ना, वो जो केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं वो दो फेज में बनाते हैं। यानी कि पहले उनके अंदर आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये एक्चुअल में क्या है कि प्लांट्स के अंदर के केमिकल कंपाउंड है जो प्लांट्स को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में और रिप्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यानी कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे किसी भी प्लांट्स को डेवलप करने में, उसकी ग्रोथ करने में और रिप्रोड्यूस यानी कि प्लांट्स के जनरेशन आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इसके अंदर ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, फिर प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ग्रोथ कराते हैं। अब इन्हीं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की मदद से हमारे प्लांट्स के अंदर बनते हैं कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना, ये भी हमारे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। यानी कि ये वो कंपाउंड नहीं है जो प्लांट्स को डायरेक्टली ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये हमारे प्लांट्स को डिफेंस में, यानी कि जब प्लांट्स में कोई बाहर से खतरा आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके डिफेंस में, उसको बचाने में हेल्प कर रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। और ओवरऑल जो हमारा एनवायरमेंट है, यानी कि ये प्लांट्स है तो बाहर का पूरा एनवायरमेंट है, हवा पानी जो कुछ है, उसके साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं कि प्लांट्स कैसे सर्वाइव करेगा बाहर की दुनिया के साथ में। तो ये सारे के सारे काम हमारे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के द्वारा होते हैं। अब एग्जांपल इनके देखा जाए तो जैसे हमारा एल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, टैनिन्स हो गए, टर्पिनॉइड्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या आती है कि देखो, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इनका काम क्या था, डिफेंस करना, प्रोटेक्शन और इंटरेक्शन। अब यहाँ पे हम जो ह्यूमंस थे, मतलब ही होते भाई, आपको बताया हमें अपना काम निकालना है, कहीं से भी निकालना है, बस निकालना है। तो हमने क्या देखा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की ये खासियत है, तो क्यों ना हम इनके द्वारा कुछ मेडिसिन बनाए जाए जो हमारी बॉडी में जाके भी यही काम करेंगे कि वो डिफेंस करेंगे, हमारी बॉडी को बचाएंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, और अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी होगी तो उससे भी हमें बचाने का काम करती है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनका यूज करके हम लोग अपने लिए जो है मेडिसिनल एजेंट या फिर मेडिसिनल ड्रग्स बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा एल्कलॉइड्स हो गए, जो मैंने आपको बताया, तो एल्कलॉइड्स की मदद से ही हमारे जो है मॉर्फिन बनाए जाते हैं, जो एज अ पोटेंट पेन किलर की तरह काम करते
करते हैं। इसके अलावा क्विनिन हमारा हो गया, या ग्लाइकोसाइड्स का डिजिटेलिस ले लो। जैसे हमारी जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो ये हार्ट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, यानी कि जो हमारा हार्ट काम करना स्लो कर देता है उसको बढ़ाता है। तो इसको तो कम यूज करते हैं डिजिटेलिस को, पर इसी के द्वारा यानी कि इन्हीं के अंदर से हमारा डिजॉक्सिन भी बनाया जाता है जो अच्छा खासा यूज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके द्वारा भी ढेर सारी दवाइयां हमारी बनाई जाती हैं जो आज की दुनिया में भी हमारे लिए यूज हो रही हैं। अब क्वेश्चन वही आता है कि ये जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं ये बन कैसे रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स इनको बना तो रहा है लेकिन प्लांट्स इनको बनाने के लिए ना एक पाथवे फॉलो कर रहा है और उन्हीं पाथवे को हम यहाँ बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। और आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो वो एक वन शॉट वीडियो रहेगी, मतलब इस एक ही वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट 1 को हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। अब ये हमारे क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है, तो जिसकी पीडीएफ है वो आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि भाई आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ सॉल्व कराएंगे। लेकिन जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि इस बार 5th सेम में जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो भी हम आपको करा देंगे, जिससे जो टॉपर लोग हैं जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, उनका भी यहाँ पे काम हो जाएगा। तो मेनली तो हम पूरी की पूरी यूनिट में अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे काम के यही है। ये इनका हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम इनका यूज कर रहे हैं, तो हमारे काम का ये है। तो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं और कैसे आगे जाके ये हमारी दवाइयों को बनाते हैं। तो अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो 3 हमारे लिए यहाँ पे पूरी यूनिट के अंदर मेन क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन सिक्मिक एसिड पाथवे। देखो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है और इसीलिए हमें जो है इसको डिटेल्स में करना है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर भी हमको लिख के आना है और सिग्निफिकेंस भी हमको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है ना, वो देखो चांस है बाई चांस कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और इसके अंदर हमारे आगे के 2 पाथवे आते हैं, जैसे हमारा एसीटेट पाथवे हो गया और अमीनो एसिड पाथवे हो गया। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, ऐसी कोई बात नहीं है। देन हमारा थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे जितना ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ट्रेसर टेक्निक। अब देखो ट्रेसर टेक्निक नाम से भी आ सकता है, या फिर अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे सिलेबस में सिंपल क्या लिखा है, स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है उनका क्या यूज है, या उनको कैसे यूज करें हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी बायोजेनेटिक स्टडीज को। तो चाहे इस तरह से है या इसमें जो हमारी टेक्निक यूज होती है उसका नाम होता है ट्रेसर टेक्निक, तो डायरेक्टली हमारा ट्रेसर टेक्निक नाम से भी ये आ सकता है। तो देखो दोस्तों फार्माकोग्नोसिस सेकंड हमारा ये पहला सब्जेक्ट है 5th सेम का, लेकिन हमने क्या है कि इसको 4th सेम में ऑलरेडी कवर किया था। तो आपको अब डेफिनेशन करके या कमेंट सेक्शन में बताना है कि फार्माकोग्नोसिस होता क्या है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपका होमवर्क है कि आपको डिटेल्स में अच्छे से बताना है कि फार्माकोग्नोसिस हमारा होता क्या है, ठीक है। बाकी चलिए अब हम जो है डायरेक्टली थोड़ा इसका इंट्रो समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि ये सब क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि जैसे जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स अपने बनाते हैं। तो ये जो केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं ना, ये सब बनते हैं हमारे कुछ केमिकल रिएक्शंस की मदद से। और हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी या पूरे प्लांट्स के अंदर जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन को मिलाकर हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म सिंपली क्या है कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। यानी कि हमारी जिंदगी को चलाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उन सबको मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। अब जैसे बॉडी के अंदर आपको पता है ग्लाइकोलिसिस चल रही है, सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही है, यहाँ देखा जाए तो मेटाबॉलिक पाथवे जैसे सिग्मिक एसिड पाथवे चल रहा है, एसीटेट पाथवे चल रहा है, अमीनो एसिड पाथवे चल रहा है। तो ये सब जो पाथवे साइकिल्स हमारी चल रही हैं, ये सारी की सारी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं और उन सबको मिला के हम जो है मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये भी हमारा 2 तरह से होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अब देखो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन ऐसी हो रही होती हैं जिसके अंदर कोई 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बनाती है, यानी कि सिंथेसिस होती है, तो उसको हम यहाँ पे एनाबॉलिज्म बोल देते हैं। देखो नाम से समझो, एना वर्ड ए फॉर हमारा आता है एडिशन, तो आप याद कर सकते हो कि एनाबॉलिज्म में होती है हमारी एडिशन। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो प्रोटीन है वो डायरेक्टली नहीं पैदा होता। प्रोटीन कैसे हमें बनता है, जैसे हमारे बॉडी में ढेर सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये अमीनो एसिड्स की स्मॉलर यूनिट होती है, और जब ये मिल जाती है, यानी कि 2 3 4 ऐसे करके लगभग 11 12 20 यानी कि जब अमीनो एसिड्स हमारे मिलते हैं ना, तो मिल के एक हमारा बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है, जिसको हम यहाँ पे प्रोटीन्स बोलते हैं। तो एनाबॉलिज्म एक्चुअल में एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि स्मॉलर पार्टिकल्स हमारे मिलके एक लार्जर पार्टिकल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो यही हमारी कहलाती है एनाबॉलिज्म, और इसमें बेसिकली हमारी सिंथेसिस होती है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई हमारा पार्टिकल बन रहा होता है, और यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि अमीनो एसिड से हमारी प्रोटीन बन रही है। सेकंड इसी का अपोजिट हमारा आता है कैटाबॉलिज्म, और कैटा वर्ड एक तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे काटा वर्ड के लिए यूज करें, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगी, ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई भी हमारा बड़ा पार्टिकल होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है।
अब देखो एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ सिंपल देखो, जैसे मान लो ये मेरा एक पेज है और यहाँ पे मैंने इसको सिंपल ले लिया, तो अगर मैं इसके छोटे टुकड़े करता हूँ, मैंने इसको छोटे टुकड़े किया, तो यहाँ पे जब मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो हल्का बहुत जो इसका बुरादा है ना, चूरा है, वो हमारा इधर उधर बिखर रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि जब हमारी कैटाबॉलिज्म होती है, यानी कि हम जब किसी बड़ी चीज़ को छोटे में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उस टाइम हमारी एटीपी रिलीज होती है। यानी कि जब हमारे प्लांट बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जब कैटाबॉलिज्म वाली मेटाबॉलिज्म चल रही होगी, उस टाइम पे हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि एटीपी हमें डेवलप हो रही होती है। यही काम होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस वगैरह के अंदर। और जब हम एनाबॉलिज्म करते हैं, यानी कि जब हम बड़ी चीज़ को छोटे में जोड़ते हैं, तब हमको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे मैं बोलूँ कि आपको इसको वापस जोड़ना है, तो क्या ये अपने आप जुड़ जाएगा? आपको इसको चिपकाने के लिए या तो किसी फेविकॉल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि गम वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप टेप वगैरह का यूज़ करोगे, यानी कि आपको एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो वही यहाँ होता है कि जब हम एनाबॉलिज्म करते हैं, तब आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे आपको जो है मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यूज़ करता है। और जब आप कैटाबॉलिज्म करते हैं, तब आपको एटीपी प्रोड्यूस होती है, जिसका हमारी बॉडी यूज़ करती है। और यही दोनों प्रोसेस को मिला के हमारी एक लॉन्ग प्रोसेस बनती है, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। अब ये जो पूरे पाथवे है, इनका मेन रोल क्या है, यानी कि इसको कर क्या हो रहे हैं? तो देखो पहला क्या होता है, टू प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है, रिपेयर कर रही है, ट्रांसपोर्ट होती है, तो उन सबके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट है, जो हमें इन्हीं मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा मिलती है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी है वो ग्रो करेगी, तो भाई सेल डिवीजन होता है, एलोंगेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, और ये प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। देखो ये दोनों के लिए हमारे हेल्पफुल हैं। उसके बाद ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाती है, जो हमारी जो प्लांट्स बॉडी है ना, वो पैथोजेंस के द्वारा, यानी कि बाहर के जो लोग आते हैं उनसे लड़ने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो हमारे न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, उनको स्टोरेज फॉर्म में भी रखते हैं, जो आगे हमारी हेल्प करेंगे। और देखा जाए तो हमारी पूरी जो प्लांट बॉडी है, उसके होम्योस्टेटिस को ये मेंटेन करके रखता है। और हम लोगों के लिए अगर फायदे की बात की जाए, तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, इनके द्वारा ह्यूमन बॉडी क्या करती है कि प्लांट बॉडी से दवाइयां बनाती है। ये हमारा मेन रोल हो गया। अब यहाँ पे जितनी भी हमने ये देखी कि हमारा ये चल रहा है पूरा, मतलब ये पूरी मेटाबॉलिज्म चल रही है, पूरे पाथवे बन रहे हैं, केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो ये जो केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ना, इन्हीं को हम यहाँ पे मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं। यानी कि जैसे हमारे यहाँ एल्कलॉइड्स बन रहा है, यहाँ ग्लाइकोसाइड्स बन रहा है, ये सारे के सारे जो हमारे कंपाउंड्स होंगे, इनको यहाँ पे हम मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं। तो मेटाबोलाइट्स क्या होता है एक्चुअल में कि द प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट इंटरमीडिएट विच फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबोलाइट्स। यानी कि ये सारा का सारा फंडा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म के अंदर है। तो इसकी वजह से जितने भी हमारे कंपाउंड बनते हैं, चाहे वो बीच में बने, एंड में बने, उन सबको हम यहाँ पे मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं। और इन्हीं मेटाबोलाइट्स में हमारे यहाँ पे दो टाइप आते हैं। पहला आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, जो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है, यानी कि जो डायरेक्टली हमारी प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल है, वो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन, फैट हो गए। और जो क्या करते हैं हमारे में डायरेक्टली ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं है, लेकिन प्लांट्स को बचाने का काम करें, यानी कि डिफेंस में, प्रोटेक्शन में, इंटरेक्शन में एनवायरमेंट के साथ, वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए। एग्जांपल हमारे एल्कलॉइड्स वगैरह, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक एक करके हम अपने सभी पाथवे के बारे में बात करें, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एक बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि ओवरऑल जो हमारा प्लांट्स है वो कैसे काम करता है। तो देखो कोई भी जो हमारा प्लांट्स वगैरह नॉर्मल होता है, वो क्या करता है, आपको पता है कि हमें CO2 वो एनवायरमेंट से लेता है। हमने सुना होगा जैसे हम लोग को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पानी है H2O वो जमीन वगैरह से ले लेते हैं, कभी बारिश से ऊपर से भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सनलाइट वो डायरेक्टली ले ही रहे होते हैं। तो जब उनको ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, तब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसके बाद प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो उनके लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिसके द्वारा वो ग्रोथ करते हैं। तो ये काम करते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इनके द्वारा ग्लाइकोसाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स हमारे बनते हैं। तो वहीं पे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से हमारे यहाँ पे होती है ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस साइकिल अगर आपको याद हो, हमने प्लांट्स के मतलब ह्यूमन के अंदर हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। तो ग्लाइकोलिसिस की मदद से हमारे यहाँ पे कंपाउंड बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और उसके बाद फाइनली हमारा बनता है पायरुविक एसिड, जो इसका एक एंड प्रोडक्ट था। ठीक है, इधर हमारा यही यानी कि ग्लाइकोलिसिस के एक अल्टरनेट पाथवे चलता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसको हम हेक्सोज मोनोसेंट पाथवे बोलते हैं, और इसके द्वारा हमारा बनाया जाता है इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये दो कंपाउंड हमारे इधर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारी प्लांट्स के अंदर सिग्मिक एसिड पाथवे चलता है, वो क्या करता है कि ग्लाइकोलिसिस से आया हुआ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से आया हुआ इराइथ्रोज फॉस्फेट, इन दोनों का यूज करके सिग्मिक एसिड पाथवे हमारे स्टार्ट होता है। और आगे जाके जो सिग्मिक एसिड पाथवे वो हमारे फ्लेवोनॉइड्स और वोलेटाइल ऑयल बनाता है, और इधर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बनाता है, जो आगे जाके एल्कलॉइड्स बनाता है। यानी कि ये और ये दोनों हमारे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और यानी कि ये हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, वो इनडायरेक्टली हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के द्वारा
दवाई बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। तो इस तरह हमारे ये बन जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो ये पायरेबिक एसिड जाता है, अगर पता होगा कि ये आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और वो आगे जाके टीसीए साइकिल यानी कि द सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, और जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो आगे जाके फिर से हमारे एलिफेटिक अमीनो एसिड्स बनाता है। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये एलिफेटिक, और जो अमीनो एसिड्स है वो सारे के सारे आगे जाके एल्कलॉइड्स बनाते हैं जो हमारे एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इधर अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये हमारा आगे जाके मेबेलॉनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो आगे आइसोप्रोपेनॉइड पाथवे में जाता है, जो आगे जाके टर्पेनॉइड्स हो गए, वोलेटाइल हो गए, या स्टेरॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इधर ये हमारा एसीटेट पाथवे में जाता है, जो आगे जाके फैटी एसिड हमारे लिए बनाता है। यानी कि आप यहाँ क्या देख रहे हो कि लगभग जितना भी हमारा पाथवे या साइकिल एक तरह से बोल सकते हैं वो सब आपस में कनेक्ट है और एक दूसरे के मतलब यहाँ पे यूज करके कंपाउंड्स को वो आगे जाके हमारे बनाते हैं। तो ये बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे जिसका आप लिख सकते हो कि पहले कार्बोहाइड्रेट बना, उससे ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस से हमें ये दोनों मिले, इसके द्वारा हमको सिग्मिक एसिड पाथवे चालू हुआ और उससे हमें यहाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बने। इधर हमारा टीसीए साइकिल के द्वारा हमको यहाँ पे मिल रहा है एल्कलॉइड्स, और इधर हमारा एसीटेट और मेबेलॉनिक एसिड के द्वारा हमें मिलते हैं ये वाले। यानी कि इस तरह हमें लगभग सारे के सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब हम अपने पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट पाथवे सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये हमारा इंपोर्टेंट है, तो साथ में हम इसके जो है स्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करेंगे। अब सिंपल आपको क्या याद करना है, जैसे कोई भी हमारा पाथवे आता है बस एक ये बात याद रखना है कि ये पाथवे मेन हमारा किस काम के लिए है। तो जैसे जो सिग्मिक एसिड पाथवे है इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बनाता है जो आगे जाके हमारे और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाता है। तो जस्ट अगर आपको ये एक बात याद है ना, बस आप इसी को जो है इंट्रो में लिख के आ जाना। तो सिंपल क्या लिखना है कि सिग्मिक एसिड पाथवे एक हमारा क्रूशियल बायोजेनेटिक रूट होता है, बायोसिंथेटिक रूट होता है, जिसमें जो हमारे प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, एल्गे हो गए, कुछ प्रोटोजोआ हो गए, ये सब क्या करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को बनाते हैं और कुछ सेवरल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाते हैं जो आगे जाके हमारे लिए जैसे फ्लेवोनॉइड्स हो गए, एल्कलॉइड्स हो गए, ट्रिप्टोफैन हो गए, इन सबको बनाने का काम करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं दवाइयां बनाने के लिए। अब देखो ये हमारे एनिमल्स के अंदर अब्सेंट होता है, बाकी और भी हमारे देख रहे होगे फंगाई में प्रेजेंट है, एल्गाई में प्रेजेंट है, प्रोटोजोआ में प्रेजेंट है, लेकिन हमें मेनली क्या याद रखना है कि ये हमारा प्लांट्स में होता है और हमें प्लांट्स के अंदर ही मेनली बात करना है। इसीलिए हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ये बनाता है। अब देखो सिंपल आपको ये लाइन तो एक याद हो गई कि ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाता है। एक क्या याद रखना है जो हमने बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे में पढ़ा था कि जो हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे है ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस से आया हुआ फॉस्फोइनोल पायरेट और पेंटोस फॉस्फेट से आया हुआ एराइथ्रोस फॉस्फेट, इन दोनों के द्वारा स्टार्ट होता है। तो ये लाइन लिख सकते हो कि इट कन्वर्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इन दोनों की मदद से क्या करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो आगे जाके जैसे फिनाइलएलानिन हो गया या टायरोसिन वगैरह होगा ये हमको देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं कि ये शुरू कैसे होता है। तो वही मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्टार्टिंग है वो इन्हीं दोनों से होती है, तो बस हमको यही नाम जो है सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि जो हमारी पूरी की पूरी सिग्मिक एसिड पाथवे है उसकी स्टार्टिंग होती है एराइथ्रोस 4 फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पायरेट से, इन दोनों कंपाउंड से, ठीक है। अब यही मैंने आपको बोलूंगा कि देखो ये वाला पाथवे इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप थोड़ा बहुत याद रखना। मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि स्ट्रक्चर आपको समझा सकूं। तो यहाँ देखो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से हमको मिला एराइथ्रोस 4 फॉस्फेट और ग्लाइकोलाइसिस से हमको मिला फॉस्फोइनोल पायरेट यानी कि पीईपी, शॉर्ट फॉर्म आप याद रखना। अब जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ऊपर हमारा CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड हो गया, फिर CH हो गया, इस पे हमारा OH लगा है, फिर CH हो गया, इस पे OH लगा है, फिर हमारा CH2O और यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये जो हमारा P है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसका एक्चुअल जो मतलब है वो हमारा होगा PO3H। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि PO3H हमारा 2-4 जगह अगर लिखा जाएगा थोड़ा ज्यादा जगह बल्कअप कराता है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ये लिख रखा है। आप लोग जब भी एग्जाम में लिख के आओ ध्यान रखना, या तो आप इस पूरे को लिख के आओ, PO3H को यहाँ लिख के आओ, या सिंपल आपको क्या करना है कि कहीं भी आप मेंशन कर देना, यानी कि तुरंत जैसे यहाँ लिखा है तो यही शॉर्ट फॉर्म बना के मेंशन कर देना, वेयर P = PO3H मेंशन जरूर कर देना, वरना मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो अब इन दोनों के द्वारा मिलके हमारा जो पहला कंपाउंड, यानी कि पहले स्टेप में पहला कंपाउंड हमारा फॉर्म होता है 3-डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टिलोसोनेट 7 फॉस्फेट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारी होती है DAHP। ये वर्ड आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, अगर मैं स्ट्रक्चर के रूप में बताऊं तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ जाके अटैच हो रहा है। तो देखो नीचे हमारा एज इट इज सेम है, आप दोनों उंगलियों को देखते रहना। तो ये हमारा सेम एज इट इज CH2O, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, फिर ये C है, ये H को इधर लिख दिया, चाहे आप इधर भी लिख सकते हो। तो CH हमारा OH हो गया, फिर CH हमारा OH हो गया, और इधर देखा जाए तो ये CH है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये यहाँ अटैच होता है तो देखो यहाँ पे बैलेंस अभी पूरी है, C डबल बॉन्ड 2 H जुड़ा है और 2 डबल बॉन्ड 4 है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक बैलेंस, ये हमारा क्या होगा जब इधर जुड़ेगा तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, और जब टूटेगा तो एक H हमारे जो है इस OH के साथ यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये
CH OH हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 एज इट इज आ गया। फिर जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया तो जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन के साथ हमारा डबल बॉन्ड O लग गया। अब यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप है वो हमारे यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो COH है ये हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह हमारे यहाँ पे बन जाता है DAHP, जिसकी फुल फॉर्म क्या आती है 3-डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टुलोसोनेट 7 फॉस्फेट। अब इसका नाम ऐसे क्या हुआ है, देखो यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे क्या है ऑक्सी ग्रुप नहीं है तो डीऑक्सी हो गया, उसके बाद 4 5 7 6 7, तो 7 पे हमारे यहाँ फॉस्फेट ग्रुप लगा है तो ये 7 हो गया, सातों के लिए हमारा हेप्टुलोसोनेट नाम आ रहा है, तो ये पूरा हमारा बन जाता है। अब देखो जब भी हमारा कोई भी कंपाउंड बनेगा ना यहाँ पे, तो बीच में एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अब एंजाइम एक्चुअल में क्या होता है, एंजाइम एक तरह से कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, और कैटलिस्ट की खासियत क्या होती है कि जैसे कोई भी रिएक्शन हमारी हो रही है, मान लो ए से हमारा बी बन रहा है, तो अगर बीच में वो कैटलिस्ट हमारा लग गया तो कैटलिस्ट का एक ही काम है कि वो रिएक्शन को आल्टर करता है, यानी कि बढ़ाने का काम करता है और घटाने का काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम यूज करें तो मोस्टली यहाँ पे हम उन एंजाइम का यूज कर रहे हैं जो हमारे रिएक्शन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे जो हमारा ए से बी कन्वर्ट हो रहा है वो हमारा बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए। तो इसी तरह आपको हर एक जो मतलब मेन रिएक्शन होगी उसमें आपको क्या है इस तरह के एंजाइम देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि हमारी जो पूरी मेटाबॉलिज्म है वो क्या है छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन से मिलके बनी है, तो वही यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे है, तो अगर ध्यान दोगे देखो इसमें कितनी सारी रिएक्शन है, हमारे इन दोनों को मिला के ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो ये क्या है छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन है, उन सबको मिला के कंप्लीट मिला के हमारा एक पूरा का पूरा पाथवे फॉर्म यहाँ पे हो रहा है, और वही तो हमारे मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या आते हैं सिंपल कि हमारे पास दो कंपाउंड थे इराइथ्रोस 4 फॉस्फेट और फॉस्फोनिल पायरुवेट, और इन दोनों से मिला के हमारा DHP यानी कि 3-डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टुलोसोनेट 7 फॉस्फेट बन गया था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम DAHP सिंथेज। अब देखो एंजाइम की खासियत क्या होती है कि जितने भी एंजाइम के नाम होंगे उसके लास्ट में आपको ASE वर्ड देखने को मिल जाएगा, और सिंथेज वर्ड का आपको बताया कि सिंथेज हमारा सिंथेसिस से कनेक्टेड है, यानी कि ये फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने लिख दिया DAHP सिंथेज, यानी कि ये ऐसा एंजाइम है जो हमारे DHP को बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से इन दोनों को मिला के हमारा ये बन गया। अब यहाँ के बाद हमारे क्रूशियल स्टेप आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी होती है साइक्लाइजेशन, यानी कि अब ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा था कंपाउंड, ये हमारा एक साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब इससे ये कंपाउंड कैसे बना ये आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके ये समझा देता हूँ। तो पहले ये जानो कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा DHP बन गया था ये आगे जाके साइक्लाइजेशन प्रोसेस में जाता है, जिसके साइक्लाइजेशन का मतलब क्या है कि अब ये साइकिल फॉर्म में हो जाएगा। तो जो हमारा DHP है इससे हमारा बन जाता है 3-डीहाइड्रोक्यूनेट, यानी कि यहाँ पे DHQ हम इसको लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो 3-डीहाइड्रोक्यूनेट हमारा फॉर्म हो जाता है। अब एक वर्ड आपको और याद रखना है कि देखो यहाँ भी वर्ड आपको AAT लिख जाए, उसका सिंपल मतलब क्या है कि यहाँ पे निक एसिड है, यानी कि आप चाहो इसको इस तरह लिख सकते हो 3-डीहाइड्रोक्यूनेट, या इस तरह भी लिख सकते हो कि 3-डीहाइड्रोक्यूनिक एसिड भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा DHP है ये साइक्लाइजेशन वाले प्रोसेस से हमारा क्या बन जाता है DHQ, यानी कि 3-डीहाइड्रोक्यूनेट बन जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 3-डीहाइड्रोक्यूनेट सिंथेज। जैसे मैंने यहाँ बोला था कि बस हमारा ये एंजाइम बना है तो इसके आगे सिंथेज लिख देंगे, हमारा एंजाइम बन गया। वही यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जब 3-डीहाइड्रोक्यूनेट बन रहा है तो हमने बस इसके आगे सिंथेज लिख दिया, तो 3-डीहाइड्रोक्यूनेट सिंथेज की वजह से हमारा 3-डीहाइड्रोक्यूनेट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब ये बना कैसे थोड़ा अगर जाने तो ऐसे ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर था हमारे किसका DHP का, यानी कि डेप का। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो ये साइक्लाइजेशन जब भी होनी होती है तो हमारा क्या होता है ये एरिया हमारा यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, यानी कि लास्ट वाला हम यहाँ जोड़ेंगे। तो इधर नहीं जोड़ते क्योंकि ये एक अलग से हमारा कंपाउंड है पूरा, तो ये हमारे यहाँ जोड़ेंगे, और जब यहाँ जोड़ेंगे तो देखो ये C हमारा कार्बन ऐसा का ऐसा है, अब यहाँ पे COH हमारा लग गया, और ये जो OH है ये डबल बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि भाई अब यहाँ पे बैलेंस ही पूरी होगी, तो टूटेगा तो यहाँ पे ये सिंगल हो जाएगा, और जब सिंगल हो जाएगा तो इस O के साथ भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारा H जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हमारा OH लग जाता है। अब ये CH हो गया, अब ये ऐसे आप चलाते जाओ बस। देखो ये CH2 हमारा CH2 आ गया, ये CHOH हमारा एज इट इज आ गया, फिर CHOH हमारा एज इट इज आ गया। फिर यहाँ पे थोड़ा फंडा क्या होता है कि देखो अब यहाँ से क्या होगा कि ये कार्बन के साथ इधर ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये हमारा रिमूव होगा। अब सुनो बाद में समझना, यानी ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ कार्बन का कार्बन आ गया, आगे हम समझते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा CH2 आ जाता है, और जब यहाँ CH2 आ जाएगा तो देखो CH2 हमारा पूरा यहाँ जुड़ के बैलेंस ही पूरी हो गई, तो ये जो OP है ये हमारे यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो हमारा हट जाता है, क्योंकि फॉस्फेट हट ही जाता है, आपने देखा होगा पहले इधर भी हमारे ये फॉस्फेट यहाँ पे एक फॉस्फेट हमारे यहाँ पे हट गया था। तो जब फॉस्फेट हमारा हट जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो है ना वो डबल बॉन्ड के फॉर्म में इधर जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर भी एक बैलेंस ही हमारी बची हुई थी, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए ये पूरा का पूरा हमारे एक साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है, ये कुछ इस तरह से। अब इसी को यहाँ पे इस तरह बना दिया कि कार्बन नॉर्मल, क्योंकि ये एक लाइन स्ट्रक्चर है तो हम यहाँ नॉर्मल लिखते हैं, तो कार्बन नॉर्मल है। फिर यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे जोड़ दिया हमने फंक्शनल ग्रुप, फिर CH2 यहाँ पे नॉर्मल है, फिर यहाँ पे CH को हम लिखेंगे लाइन में दिखाएंगे, OH हो गया, फिर CHOH हो गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया,
फिर यहाँ पे नॉर्मल है और ये हमारा इस तरह एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसी को हमने यहाँ पे थोड़ा लाइन फॉर्म में लिख दिया, जैसे आगे हम चलते जाएंगे तो ये थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा कि ये जो हमारा 3 डिहाइड्रोक्यूनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड में। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला था, आप चाहो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड भी बोल सकते हो। तो बस अब जो हमारा 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड में। और स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे एंजाइम हमारा लगता है 3 डिहाइड्रोक्यूनेट डिहाइड्रेटेज। अब ये इसमें क्या है कि इसके अंदर हमारा डिहाइड्रेटेज हो रहा है। अब ए ऐसी वर्ड हमारा एंजाइम के लिए और डिहाइड्रो मतलब क्या, एक तरह से हमारा हाइड्रो यानी कि पानी वाला कंपाउंड हमारा अलग हट रहा है। तो अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये OH ग्रुप था और यहाँ पे भी हमारा कंपाउंड था, यानी कि यहाँ देखो ये हमारा OH है और यहाँ पे CH2 है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक OH ग्रुप और यहाँ से एक H हमारा हट जाता है और हमारा H2O की फॉर्म में ये पूरा बाहर निकल जाता है और इसीलिए यहाँ पे डिहाइड्रेटेज हमारा आ जाता है। और जब ये H2O पूरा बाहर निकल जाता है तो अब देखो यहाँ से एक वैलेंसी कम हो गई, यहाँ से कम हो गई, तो इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है और हमारे ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया और इस तरह हमारा पूरा एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। बाकी सब हमारा सेम है और इसका नाम हमारा क्या आएगा, 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड, यानी कि 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड हमारे यहाँ पे नाम आ जाता है। अब यहाँ पे जब ये बन गया देन इसकी अगेन हमारा जो एंजाइम लगेगा सिक्मेट डिहाइड्रोजेनेज लगता है। और डिहाइड्रोजेनेज का सिंबल मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारी और ज्यादा मात्रा में रिडक्शन होगी। देखो डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे क्या एक तरह से रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाला जो OH ग्रुप है ना, यहाँ से एक डबल बॉन्ड ये हटेगा और यहाँ पे हमारा H जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, H जुड़ जाएगा। अब जब यहाँ पे H जुड़ेगा तो ये तो बैलेंसी में हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ 2 गए, लेकिन ये डबल सिंपल है तो यहाँ पे एक हमारा H लग जाता है और इस तरह यहाँ पे क्या होगा, CH आ जाएगा ये। और इसी को लाइन फॉर्म में सिंपल क्या लिख सकते हैं कि CH और यहाँ पे OH हमारा ग्रुप लग गया और ये हमारा फॉर्म हो जाता है सिक्मिक एसिड। यानी कि इससे और इसमें सिंबल क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड O था वो हट के यहाँ पे OH लग गया और ये हमारा बन गया सिक्मिक एसिड। और इसी सिक्मिक एसिड को हम यहाँ पे सिक्मेट भी बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे हमारा ये हाइड्रोक्यूनिक है तो क्यूनिक को हम क्यूनेट बोल देंगे, उसी तरह सिक्मिक को हम यहाँ पे सिक्मेट बोल देते हैं। और यहाँ सिक्मिक एसिड बना तो उसको हम चाहो तो सिक्मेट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जब फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट सिक्मिक एसिड, इसीलिए इस पूरे पाथवे का हमारा नाम भी क्या रख देते हैं, हम सिक्मिक एसिड पाथवे रख देते हैं। आपके मन में आना चाहिए डाउट कि इसको साथ सिक्मिक एसिड क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा कंपाउंड सिक्मिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो ये एक हमारा मेन, जैसे हमने कॉलोजी वगैरह में देखा था कि थ्रेशोल्ड आता, उस तरह की ये मेन स्टेप था, यानी कि अब हमारा जो है सिक्मिक एसिड बन चुका था। अब इसके आगे हमारा लगता है सिक्मेट काइनेज। और याद रखना कि जहां भी एंजाइम हमारा काइनेज लग जाए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की हमारी एडिशन होने वाली है। अब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा कहाँ, तो जो OH वगैरह होते हैं वहीं जुड़ता है। तो यहाँ से जो OH है इसका एक H हमारा हट जाएगा और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। बाकी का देखो एज इट इज हमारा सेम यहाँ पे आ गया है। तो ये जो कंपाउंड हमारा बना है इसका नाम क्या होगा, सिक्मिक 3 फॉस्फेट। यानी कि देखो सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट बोल दो या आप इसको सिक्मेट 3 फॉस्फेट बोल सकते हो। तो हमें शॉर्ट में चाहिए नाम, तो हम यहाँ पे जो है सिक्मेट 3 फॉस्फेट बोल देते हैं। अब देखोगे स्ट्रक्चर सब सेम है। अब जो हमारी नंबरिंग होती है ना वो हमेशा बड़े ग्रुप, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बड़ा ग्रुप है तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखो 1 2 3 यहाँ से होगी, तो तीसरे पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सिक्मेट 3 फॉस्फेट हो जाएगा। बाकी सारा सेम है तो भाई सिक्मेट ही नाम आएगा। तो ये हमारा सिक्मेट 3 फॉस्फेट हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ा एक एडिशनल स्टेप क्या होता है कि हम यहाँ पे फिर से एक नया कंपाउंड, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिया था फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP, वो एक नया कंपाउंड हम यहाँ पे भी लेते हैं और यहाँ पे हम अगेन इस पूरे के अंदर एक PEP को ऐड करेंगे और ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को ऐड करेंगे। अब जब ऐड होगा तो एडिशन हमारा फिर से एक हाइड्रोजन की जगह होगा, तो अगर यहाँ जुड़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा, इसलिए हमारा जो ये वाला कंपाउंड है ये जुड़ता है इस वाली जगह पे। और जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन हमारा रिमूव हुआ, तो जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उस जगह ये वाला कार्बन जो है वो यहाँ पे जाके क्या करेगा, अटैच करेगा। तो अब देखो क्या होगा, ये हमारा बाकी का देखो पूरा सेम है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ये पूरा सिक्मिक 3 फॉस्फेट हमारा पूरा का पूरा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे ये C लग जाएगा और C लगेगा तो ऊपर CH2 है, यहाँ पे COOH है हमारा। और इधर से जो हमारे ये फॉस्फेट और ये था ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बच जाएगा। अब देखो इसका नाम कैसे करेंगे, तो जो मैंने बोला नाम यहीं से आएगा, तो 1 2 3 4 5। तो देखो 5वीं पोजीशन पे हमारा पूरा का पूरा एक इनॉल ग्रुप लग गया और जब पूरा का पूरा इनॉल ग्रुप यहाँ पे लग चुका है तो इसका नाम क्या कर देंगे, 5 इनॉल पायरोविल सिक्मेट 3 फॉस्फेट। यानी कि देखो बाकी का हमारा नाम सेम है, जो ये वाला एरिया है ये तो पूरा का पूरा अगर हम इसको हटा दें तो ये पूरा का पूरा सिक्मेट 3 फॉस्फेट है, तो इसका नाम हमारा सेम आ जाएगा सिक्मेट 3 फॉस्फेट। बस इधर से देखा जाए तो 5वीं पोजीशन पे हमारा इनॉल ग्रुप लगे, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 इनॉल पायरोविल सिक्मेट 3 फॉस्फेट। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, देखो EPF
EPSP। तो यहाँ पे EPSP हमारे इसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, और इसको बनाने के लिए जिस एंजाइम का यूज़ करेंगे वो हमारा सिंथेस आ जाएगा। तो सिंपल क्या है यहाँ पे कि अब इन दोनों को मिला के हमारे यहाँ पे बनता है EPSP, और इसमें एंजाइम लगेगा EPSP सिंथेस। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ के बाद हमारा जो फाइनल स्टेप आता है वो आता है हमारा कॉरिस्मिक एसिड बनने का। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा EPSP है ना, ये आगे जाके हमारे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिंथेस, कॉरिस्मिक सिंथेस की मदद से यहाँ पे कॉरिस्मिक एसिड बन जाता है। और कॉरिस्मिक एसिड बनाने के लिए सिंपल हमें क्या करना है कि इस फॉस्फेट और इस O दोनों ग्रुप को यहाँ पे हटा देना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसको पूरे को हटाएंगे, अगर यहाँ पे अगर आपको याद हो जो मैंने लॉन्ग में बताया था कि अगर हम यहाँ से ये मान लो पूरा हटाएंगे तो इधर बैलेंसिंग की कमी होगी, और जब बैलेंसिंग की यहाँ पे कमी होगी तो इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड इसे लगाना पड़ेगा। और जब डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाना है तो इसकी बैलेंसिंग खराब होगी क्योंकि इधर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाता है इधर, और जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाता है और ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो फिर यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड लग जाता है और ये हमारे यहाँ से हट जाएगा। तो इसी चक्कर में देखो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये हमारा शिफ्ट हो गया इस तरफ में, तो यहाँ पे बैलेंस हमारी बच गई, और जब बच गई तो इधर भी हमारा डबल बॉन्ड आ गया और ये पूरा पार्ट हमारा रिमूव हो गया। और बाकी का सेम है, देखो OH है और ये हमारा O है, और ये कार्बन बीच में होता है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड CH2 लगा है और इधर हमारा COH लगा है। तो ये जो हमारा पूरा कंपाउंड बन जाता है इसका नाम है कॉरिस्मिक एसिड, या इसी को हम जो है कॉरिस्मेट नाम से भी जानते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब देखो जब हमारा कॉरिस्मिक एसिड बन जाता है ना, इसके बाद हमारी ये जो पाथवे है ये स्प्लिट हो जाता है, यानी कि अब कॉरिस्मिक एसिड की मदद से हमारे दो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा। तो जब कॉरिस्मिक एसिड एंजाइम लेता है हमारा एंथ्रालिक एसिड सिंथेस, तब हमारा फॉर्म होता है एंथ्रालिक एसिड। और जब कॉरिस्मिक एसिड हमारा एंजाइम लेता है कॉरिस्मिक म्यूटेज, और जब म्यूटेज लेता है तब यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है प्रीफेनिक एसिड, या इसको प्रीफेनिट भी बोल देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एंथ्रालिक एसिड बन गया। अब इसी एंथ्रालिक एसिड की मदद से आगे जाके हमारे यहाँ पे बनता है ट्रिप्टोफैन, जो एक हमारा क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक हमारा कंपाउंड होता है। और ट्रिप्टोफैन की मदद से हमारी बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी इनका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, ये नॉर्मल था। अब नॉर्मल था तो बस यहाँ पे क्या होगा कि COH हमारा इधर आ गया और ये तीनों एक तरह से बेंजीन की पूरी रिंग बन गई और यहाँ पे NH2 लग जाता। तो ये हमारा बन जाता है एंथ्रालिक एसिड। अब ट्रिप्टोफैन जब इसमें बनाना होगा तो यही हमारा आगे जाके साइकिल में फॉर्म हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, फिर यहाँ पे ये पूरा रिंग बन जाएगा और इधर जाके एक और रिंग आएगी, तो यहाँ पे COH और NH2 बन जाएगा और ये बन जाता है हमारा ट्रिप्टोफैन। अब इनके स्ट्रक्चर अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो, वरना देखो इतना स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर लिख के आ जाना, और इन सबके नाम आपको पता होने चाहिए कि अब जो कॉरिस्मिक एसिड है उससे क्या क्या हमारा बन रहा है। तो कॉरिस्मिक एसिड से एक हमारा इधर जाता है, इसमें हमारा एंथ्रालिक एसिड सिंथेस की मदद से बनता है हमारा एंथ्रालिक एसिड, और इसकी मदद से देन हमारा बनता है ट्रिप्टोफैन। तो इधर हमारा एंथ्रालिक एसिड और ट्रिप्टोफैन बनके तैयार हो जाता है। ये स्ट्रक्चर आप एक बार करेक्ट कर लेना। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे जो सेकंड साइड है, इधर कॉरिस्मिक एसिड क्या बना रहा है, प्रीफेनिक एसिड बना रहा है। अब इसमें देखो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे ये पूरा मतलब डबल बॉन्ड इधर हो जाता है COH है, और इधर हमारे जुड़ जाता है CH2 C डबल बॉन्ड O COOH, यानी कि ये हमारे यहाँ पे लग जाता है और इधर हमारा H और OH पूरा लगा हुआ है, ये बन गया प्रीफेनिक एसिड। अब आगे जाके जो प्रीफेनिक एसिड है ये हमारा एक एंजाइम प्रीफेनिक डिहाइड्रेटेज की मदद से बनाता है फिनाइल पायरेविक एसिड, और डिहाइड्रोजनेज की मदद से बनाता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरेविक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा फिनाइल हो गया CH2 C डबल, और ये पूरा का एज इट इज आ गया, और इधर हमारा तो ये एज इट इज है, नीचे हमारा OH आ गया। तो ये दो कंपाउंड बन गए। और आगे जाके जो फिनाइल पायरेविक एसिड है इसकी मदद से हमारा बनता है फिनाइल एडेनिल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अमीनो ट्रांसफरेज, यानी कि यहाँ पे अमीन ग्रुप पूरा हमारा ट्रांसफर हो गया। इधर देखो ये NH2 लग गया तो ये अमीनो ट्रांसफरेज आ गया। और इधर हमारा जो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरेविक एसिड है इसकी मदद से हमारा बनता है टायरोसिन। ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे आ गए हैं। और इधर भी हमारा बनता है टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज, यानी कि यहाँ भी देखो NH2 ग्रुप हमारा इधर लग चुका है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये और ये एज इट इज लगभग सेम है, बस इनके कंपाउंड जो ऊपर और नीचे इसकी वजह से हमारे दोनों का वो अलग अलग है, ठीक है। अब ये जो दोनों है ना ये एक्ट करते हैं जब प्रीकर्सर की तरह, जो आगे जाके हमारे फिनाइल प्रोपेनॉइड्स बनाते हैं, जो आगे जाके हमारे लिए फ्लेवोनॉइड्स बनाएंगे, लिग्निन बनाएंगे, टैनिन्स वगैरह बनाते हैं। यानी कि आप यहाँ देखोगे तो इस तरह हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट यहाँ पे बनते रहते हैं और इन्हीं का हम लोग आगे यूज करते हैं अपनी दवाइयों को बनाने के लिए। तो बस आप जो है इतना सा यहाँ लेके आ सकते हो, ये आपकी पाथवे कंप्लीट हो जाएगा। बोलोगे सर इतना सा बोल रहे हो, इतना ज़्यादा तो हो गया। तो देखो मैं यही बोलूँगा कि ये वाला पाथवे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करना यार, इसको अच्छे से कर लेना। और एक बार मैं रिवाइज सिंपल करा दूँ, हमने पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से लिया इराइथ्रोस 4 फॉस्फेट, और ग्लाइकोलिसिस से लिया PEP यानी कि फॉस्फोनोल पायरुवेट। इन दोनों ने मिलकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिंथेस यानी कि DHP सिंथेस से हमारा बना DHP यानी कि 3 डिऑक्सी डी एरेबिनो हैप्टिलोसोनेट 7 फॉस्फेट। और इसके बाद हमारे यहाँ पे एंजाइम लगा 3 डिहाइड्रोक्विनोएट सिंथेस, जिसकी वजह से हमारा बना
3 डिहाइड्रोक्यूनेट और ये साइक्लाइजेशन यानी कि साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन यहाँ से हमारे यहाँ पे ये पूरा बॉन्ड करके हमारा बन जाता है 3 डिहाइड्रोसिग्मिक एसिड और यहाँ एंजाइम लगता है डिहाइड्रेटेज और इसके बाद हमारा एंजाइम लगता है डिहाइड्रोजनेज और हमारा बन जाता है सिग्मिक एसिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला था कंपाउंड। उसके बाद हमारा जो सिग्मिक एसिड है वो आगे जाके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम काइनेज हमारा बनाता है सिगमेट 3 फॉस्फेट और इसी सिगमेट 3 फॉस्फेट में एक हमारा पीईपी यानी कि फॉस्फोलिपायरुवेट और आके जुड़ जाता है और हमारा यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है ईपीएसपी यानी कि 5 इनॉल पायरुवेट सिगमेट 3 फॉस्फेट। और जब ये बन जाता है देन इसमें कॉरस्मेट सिंथेस एंजाइम की वजह से हमारा बनता है कॉरस्मिक एसिड या फिर कॉरस्मेट। अब ये जो बन जाता है जब ये आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो इधर ये हमारा एंथ्रालिक एसिड सिंथेस की वजह से बनाता है एंथ्रालिक एसिड जो आगे जाके हमारा बनाता है ट्रिप्टोफैन, ये आपको दिख रहा होगा। और इधर ये हमारा कॉरस्मेट म्यूटेज आगे जाके बनाता कॉरस्मेट म्यूटेज की मदद से कॉरस्मिक एसिड आगे जाके बनाता है प्रीफेनिक एसिड जो इधर हमारा प्रीफेनेट डिहाइड्रेज की मदद से बनाता है फिनाइल पायरुविक एसिड जो आगे जाके फिनाइल एनालीन बनाता है। और इधर हमारा जो प्रीफेनिक एसिड है जो प्रीफेनेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से बनाता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड जो आगे जाके हमारा टायरोसिन को फॉर्म करता है। बाकी इन दोनों में सिंपल इतना अंतर है कि देखो ये हमारा नॉर्मल से आया तो NH2 है, ये हमारा ऐसे आया तो NH2 लगा, लेकिन नीचे हमारा एक OH ग्रुप था तो ये OH ग्रुप आप यहाँ पे नीचे लगा लेना, बस इतना सा इन फिनाइल एनालीन और टायरोसिन के बीच में अंतर होता है। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये सब हमारे क्या है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे NH2 लगा है, यहाँ पे NH2 लगा है, तो ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं और इनकी मदद से यानी कि यही आगे जाके हमारे फिनाइल प्रोपेनॉइड्स बनाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स बनाते हैं, लिग्निन बनाते हैं, टेनिन्स बनाते हैं, एल्कलॉइड्स बनाते हैं, यानी कि यही आगे जाके हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में। अब देखो इसकी जो पूरी की पूरी कहानी है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, अगर आप चाहो आपका लगता है 15 नंबर में आया 10 में आया तब इसको बना सकते हो, या अगर आपको लगता है कि आप ये स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे तब थोड़ा बल्क देने के लिए आप इसको लिख सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा हमारे इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके अगर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो वही मेन है कि ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को बनाते हैं जो आगे जाके हमारे फिनाइल एनालिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन ये बना रहा है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। अब आगे जाके यही हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे एल्कलॉइड्स हो गए और एल्कलॉइड्स की मदद से हमारी दवाई विनक्रिस्टिन हो गई, रिजरपाइन हो गई या मॉर्फिन वगैरह बनती है। फिर इधर हमारे जो फिनाइल एनालिन बनेगा ये आगे जाके फ्लेवोनॉइड्स टैनिन लिग्निन इनको बनाता है। इसके बाद देखा जाए तो ये एक दवाई हमारी होती है टेमीफ्लू यानी कि एंटीवायरल ड्रग होती है, उसका स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है। या और देखा जाए तो हमारी बहुत सारी जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है वो हमारे इसी पाथवे की मदद से बन जाते हैं। अब पाथवे की वजह से कहते हैं तो भाई पाथवे बना रहा है इनको और ये आगे जाके जो हमारी मेडिसिन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर थोड़ा डाउट हो तो एक बार फिर से आप रिवाइज करके जो है इसको चेकआउट कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पाथवे आता है एसीटेट पाथवे, जो हमारा एक नोट सॉर्ट जान के इसको हमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस समझ लेना है क्या होता है कि अगर आता है कभी लिख के आ सकते हो। तो जो एसीटेट पाथवे है ना इसके पहले नाम समझो। एक तो इसको एसीटेट मेबेलोनेट पाथवे नाम से जानते हैं, फिर आइसोप्रीनोइड पाथवे नाम से जानते हैं, जो मैंने बेसिक मेटाबॉलिक में बताया था आइसोप्रीनोइड पाथवे यही एक तरह से हो गया। फिर हमारा टर्पेनोइड पाथवे हो गया, या इसको हम एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज पाथवे नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये इनके जो है अलग अलग नाम है। और इनका भी मेन काम क्या होता है कि ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, जैसे हमारा आइसोप्रीनोइड्स हो गए, टर्पेनोइड्स हो गए, और इसके अलावा ये हमारे स्टेरॉइड्स बनाते हैं। अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा वो तो स्टेरॉइड्स लेता है, वो एस्टेरॉइड्स अलग से ले रहा है, यानी कि ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सेस में मतलब एनर्जी पहुंचाते हैं। और इन्हीं की मदद से यानी कि जो प्लांट्स इनको बना रहे हैं ना उसकी मदद से क्या होता है कि ये हमारी जो मेडिसिन है जो स्टेरॉइड्स वगैरह बनाई जाती हैं वो इन वाले प्लांट्स की मदद से बनाए जाते हैं। यानी कि आप ध्यान दे सकते हो कि जो हमारा प्लांट्स है वो प्लांट जो हमारा एसिडेट पाथवे को फॉलो करके इस तरह के स्टेरॉइड्स हो गए, इस तरह के आइसोप्रीनोइड्स हो गए, इनको बना रहा है। और हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इन्हीं स्टेरॉइड्स का यूज करके अपनी जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, स्टेरॉइड्स बनाए जाते हैं, उनको यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से स्टार्ट होता है जो हमें ग्लूकोज फैट और अमीनो एसिड से मिलता है। अब ये जो पाथवे है ये हमारा फैटी एसिड्स हो गए, पॉलीकेटाइड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, टर्पेनोइड्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, एंथ्राक्विनोन्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन्स हो गए, इन सबको फॉर्म कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पाथवे हो जाता है। अब इसके लिए ना 2 रूट है, एक हमारा होता है एसीटेट मेबेलोनॉट पाथवे और एक हमारा होता है एसीटेट मेलानॉट पाथवे। अब देखो जो मेबेलोनॉट पाथवे है वो हमारा इधर से जा रहा है, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा मेबेलोनिक में जाता है, देन इधर यानी कि ये वाला जो पाथवे है ये हमारा होता है एसीटेट मेबेलोनॉट पाथवे। और अगर ये नीचे चले जाए एसीटेट पाथवे जिससे हमारा फैटी एसिड बनता है तो ये हमारा एसीटेट मेलानॉट पाथवे है। हमें जो मिल लिया वो इसके बारे में बात करनी है क्योंकि सिलेबस में मोस्टली हमारा यही वाला आता है और हमें इसके बारे में नहीं यहाँ पे देखना है। तो देखा जाए तो जो एसीटेट पाथवे है वो हमारे पूरे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाने की प्रोसेस उसमें एक मेजर बायोसिंथेटिक रूट है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो हमारे इसी एसीटेट पाथवे के द्वारा बनाए जाते हैं।
तो अब अगर इसके पाथवे के बारे में बात की जाए तो देखो ये हमारा स्टार्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए से, जो पायरुविक एसिड के बाद हमें मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था बेसिक में कि जो हमारा ये ग्लाइकोलिसिस है उससे पीपी बना है, उसके बाद हमारा पायरुविक एसिड बनता है जो आगे जाके एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है, जो आगे जाके सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है। लेकिन हमें मेन यही चाहिए यहाँ पे, तो जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ना, ये हमें पायरुविक एसिड के बाद मिल जाता है। अब ये क्या करता है कि हम यहाँ पे दो कंपाउंड ले लेते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए के, और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। और जब आपस में इनको जोड़ते हैं तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्लेसन कंडेंसेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे पूरी, अगर आपने ये नेम्ड रिएक्शन जब पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तब आपने ये पढ़ा भी था, तो ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। अब जब जोड़ेंगे तो सिंपल है कि इधर वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे, इसको ये रिमूव करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH3 हो गया, C+1O हो गया, फिर यहाँ पे जाके हमारा CH3 हो गया, फिर C+1O हो गया, फिर हमारा ये SCO हो गया। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है, ये दोनों मिल जाता है, हमारा बन जाता है एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये पूरा का पूरा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए रहेगा जैसे ये था, और ये हमारा एजा मतलब जो हमारा प्रीफिक्स की तरह आ जाएगा एसीटो वर्ड आ जाएगा। यानी कि CH3C+O हमारा ये एक तरह से क्या एसीटो वर्ड आता है, कर ये कहीं भी लग जाता है, तो हमारा बन जाएगा एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे फिर से यानी कि एक और हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा जो इसके साथ जाके जुड़ेगा, और जब जाके जुड़ेगा तो अब हमारी ये कहलाएगी एल्डोल रिएक्शन, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन एक तरह से। तो अब यहाँ पे जब ये जुड़ता है तो देखो ये वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा, लेकिन इधर ये थोड़ा डब्लू जैसा पूरा बनना शुरू हो जाएगा। आपने जो धमाल मूवी देखी होगी तो बड़े डब्लू के नीचे हमारा सारा है, तो यहाँ पे एक बड़ा डब्लू आप एक तरह से याद कर सकते हो। तो ये पार्ट आपका एज इट इज सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो CH3 पूरा सेम है। अब इधर क्या होगा कि यहाँ पे COOH हमारा लग जाता है, यहाँ पे CH आएगा, फिर यहाँ पे C आएगा, फिर यहाँ CH3 और OH, ये पूरा हमारा कंपाउंड बन जाता है। और इसका नाम क्या होता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल को एंजाइम ए। यानी कि अब इसका नाम यहाँ बदल जाता है, और इस पूरे को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, HMG को एंजाइम ए बोलते हैं। देखो HMG यानी कि H फॉर हाइड्रोक्सी, M फॉर मिथाइल और G फॉर ग्लूटारिल, और इसी को HMG कोएंजाइम ए बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बना हमारा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए बन गया, HMG कोएंजाइम ए बन गया। अब इसके बाद इसीलिए इसके बाद अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या होती है कि अब ये हमारा फॉर्म होता है मेबेलॉनिक एसिड में, और इसके लिए इसमें हमारा एंजाइम लगता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, और यहाँ पे हमें एक एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है NADPH2, ये हमें एनर्जी भी यहाँ लगती है, और ये लगेगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिडक्टेज। तो इसका रिडक्शन जाएगा, और रिडक्शन होगा तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो कोएंजाइम ए वाला है, ये यहाँ से हमारा हट जाता है। और अब देखो ये हमारा एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज है, ये एज इट इज, ये एज इट इज है, और ये एज इट इज है। और यहाँ पे हमारा जो CH2 था, ये CH2 यहाँ पे मतलब था वो CH2, और यहाँ पे O हमारा हट के यहाँ H आ जाएगा, तो CH2OH हमारा लग जाता है, और हमारा यहाँ पे बन जाता है मेबेलॉनिक एसिड फॉर्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइल दोनों मिलके हमारा एसिटो एसिटाइल बना, और इसके बाद हमारा बना HMG कोएंजाइम ए, और इसकी रिडक्शन होने के बाद हमारा बना मेबेलॉनिक एसिड। अब अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था, इस पाथवे को हम एसिटेट मेबेलॉनेट पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेबेलॉनिक एसिड का जन्म होता है, मेबेलॉनिक एसिड बनता है, इसीलिए ये हमारा एसिटेट मेबेलॉनेट पाथवे भी कहलाता है। अब यहाँ पे क्या इसको हम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि जो HMG कोएंजाइम ए है इसकी यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही होती है, इसलिए इसको ये पाथवे बोलते हैं। तो दो नाम आपको यहाँ पे और क्लियर हो गए हैं। अब जो मेबेलॉनिक एसिड हमारा बना है, ये आगे जाके हमारा बन जाता है 5-पायरोफॉस्फेट 3-फॉस्फोमेबेलॉनिक एसिड में। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो इधर हमारा O हटके यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, इधर हमारे ये सारे हटके 2 फॉस्फेट ग्रुप हमारे जुड़ जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि देखो इस जगह पे अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 पोजीशन पे हमारे होता है पायरोफॉस्फेट, यानी कि ये डबल फॉस्फेट हो गया, और 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे हमारा एक फॉस्फेट है तो 3 फॉस्फेट आ गया, और ये बाकी का पूरा हमारा वैसे मेबेलॉनिक एसिड है, तो इसका नाम क्या आ जाता है, मेबेलॉनिक एसिड आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है 5-पायरोफॉस्फेट 3-फॉस्फोमेबेलॉनिक एसिड बन जाता है। और यहाँ हमारी प्रोसेस चलती है फॉस्फोराइलेशन की, और यहाँ पे हमें जो है ATP का भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसी ATP के अंदर से हमें यहाँ फॉस्फेट ग्रुप मिलते हैं। अब जब ये बन जाता है ना, देन इसके हम यहाँ कराते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि हम यहाँ से -CO2 यानी कि यहाँ से CO2 रिमूव कर देंगे। अब CO2 कहाँ से मिलेगा भाई, CO2 हमें यहीं से तो मिल सकता है, तो यहाँ से हम इसकी CO2 करेंगे, तो देखो ये हमारा एज इट इज आ गया, ये हमारा सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है कि ये वाला जो कंपाउंड है, इधर से अगर गौर किया जाएगा तो इधर जा रहे हो तो यहाँ पे एक तो ये पूरा हट गया, तो H इधर आ जाता है, तो यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 आ जाता है। और यहाँ पे जो हमारी पहली यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट बनती है वो बनती है 3-आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप है, और ये पूरा बनता है 3-आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IPP बोलते हैं। और ये हमारी एसिटेट पाथवे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो हमारी IPP बन गई ना, देन इसको आइसोमराइज कर देते हैं, यानी कि आइसोमराइज आपको पता है कि स्ट्रक्चर बस बदल देंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये डबल बॉन्ड हमारा इधर आ जाता है, और देखो यहाँ पे CH3 यहाँ पे वही हमारा
हमारा CH3 आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये C है, ये C है और यहाँ पे OPP है। तो अब ये क्या बन जाता है कि थर्ड पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे देखा जाए इस जगह पे, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे 3 डाई मिथाइल, यानी कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, बीच में हमारा एलाइल ग्रुप हो गया और ये पूरा पायरोफॉस्फेट है। तो हमारा कंपाउंड बन जाता है DMAPP, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, DMAPPP, ये हमारा यहाँ बन जाता है 3 डाइमिथाइल। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली जो यूनिट है ना, बस इसको पकड़ के रखना, क्योंकि ये बन गई, बस इसी को हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। तो ये एक IPP को और ऐड कर देते हैं, और जब इसको ऐड करेंगे तो इसके बाद हमारा ये फिर से क्या बन जाता है, गैराइनिल पायरोफॉस्फेट। अब इसको देखो G फॉर हमारा गैराइनिल आ गया और पायरोफॉस्फेट PP आ गया, तो ये बन जाएगा और इसको हमने यहाँ ऐड किया, तो इस तरह हमारा कंपाउंड बन जाता है। अब इसमें एक और हम IPP यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है फॉर्सेनिल पायरोफॉस्फेट। देखो यहाँ पे हमने एक और ये वाला कंपाउंड यहाँ पे जोड़ दिया है, तो हमारा बन जाएगा फॉर्सेनिल पायरोफॉस्फेट। अब इसके बाद एक और अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ बन जाता है डाइटरपेनिल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म और क्या बोल सकते हैं, गैरानिल पायरोफॉस्फेट, और यहाँ पे हमारा कार्बन 20 हो चुका है। अब इसको हम एक और IPP जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे सस्टर टर्पिनोइड्स बन जाएगा, सॉरी इससे बाहर था फ्रेम से, तो ये हमारा बन जाएगा सस्टर टर्पिनोइड्स बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे डाई टर्पिनोइड्स होते हैं, यानी कि डाई टर्पिनोइड्स जिसमें हमारे 10 ये होते हैं, इनको यहाँ जोड़ देंगे तो हमारे देखो 20 थे, और यहाँ पे 10 वाले हमने 2 और जोड़ दिए तो 40 हो गए, तो हमारे यहाँ बन जाएगा टेट्रा टर्पिनोइड्स, और इसको हम कैरोटेनॉइड्स बोल देते हैं। और इसी के बाद यानी कि जब ये हमारा बन जाता है टेट्रा टर्पिनोइड्स, तब हमारे यहाँ पे रबड़ का फॉर्म हो जाता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये एक्चुअल में सारा कुछ हुआ क्या, तो अब मैं आपको यहाँ पे फिर से क्लियर करता हूँ कि देखो ये जो हमारा IPP बना था, ये एक्चुअल में क्या था, 5 कार्बन वाला कंपाउंड था, यानी कि देखो 1 2 3 और 1 4 और ये 5, यानी कि 5 कार्बन वाला ही हमारा कंपाउंड था। अब आपको पता है कि कार्बन जितने बड़े होते हैं, यानी कि नॉर्मल हमने अब तक क्या सीखा है, हमने और भी पढ़ा था कि एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, जैसे मान लो ये हमारी कार्बन की पूरी चेन होती है, और अगर हमें चाहिए, ये कार्बन की वजह से क्या होता है, हमारा मास भी बढ़ता है, तो अगर हमें एक बड़ा कंपाउंड बनाना है तो इस तरह की मान लो ये कार्बन की एक चेन हो गई, दूसरी चेन होगी, तो अगर हम इन सबको ऐड करते रहें, हमारा बड़ा कंपाउंड और बड़ा कंपाउंड और बड़ा कंपाउंड बनता रहता है। और ऐसे ही जब हमारे ढेर सारे कार्बन की पूरी चेन लगी होती है, तब जाके हमारी कहीं पॉलीमर, मतलब पूरे पॉलीमर फॉर्म होते हैं, और इसी पॉलीमर की मदद से हमारी क्या बनती है, प्लास्टिक बनती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा हमारी रबड़ बनती है, तो ये ऐसे कंपाउंड है ना, वो हमारे इसी की मदद से बनते हैं। और इसी तरह हमारे कुछ कंपाउंड जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, जिनसे हमारी दवाई बनाई जाती है, वो भी इसी तरह के हमारे कंपाउंड से बनाए जाते हैं, जब हमारे कार्बन की चेन बड़ी बड़ी आपस में ऐड की जाती है। तो वही फंडा यहाँ पे हो रहा है कि हमारा यहाँ पे बन चुका है 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट IPP। बस अब ये मेन है, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, बस इसी को हम एज ए यहाँ पे मतलब आगे यूज करने वाले हैं। अब इसकी मदद से आइसोमराइज करके हमारा बना DMAPP। अब ये भी भाई 5 वाला है, तो आइसोमर किया, ये भी 5 वाला हो गया, तो ये भी हमारा 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इसमें 5 कार्बन वाले कंपाउंड में हम यहाँ 5 कार्बन ऐड करेंगे, तो हमारा बन जाता है गैरानिल पायरोफॉस्फेट, यानी कि 10 कार्बन वाला कंपाउंड, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, डाई टर्पिनोइड्स बोल देते हैं। देखो टर्पिनोइड्स हमारा सिंपल है, अब डाई टर्पिनोइड्स है, ये सिंपल एक टर्पिनोइड्स हो गया, ये डाई टर्पिनोइड 2 टर्पिनोइड्स वाला हो गया। अब यहाँ पे हम एक और ये जोड़ देते हैं, तो भाई हमारा एक मतलब 5 कार्बन और यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो हमारे यहाँ बन जाता है फॉर्सेनिल पायरोफॉस्फेट, और ये हमारा कार्बन 15 वाला कंपाउंड बन जाता है। अब इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये 15 थे, अब 5 और जुड़ जाएगा यहाँ पे 5 कार्बन, तो हमारा 20 बन जाता है। तो अब ये बन जाएगा डाई टर्पीन्स बन जाता है, ठीक है। टर्पिनोइड्स हमारा ये वाला था 10 वाला, और डाई टर्पीन्स बन जाता है, यानी कि टर्पिनोइड्स को भी हमने 2 बार ऐड कर दिया, तो डाई टर्पीन्स बन गया, यानी कि कार्बन 20 वाला बन जाएगा। और यही नाम आप याद रखते हो, वैसे इसका नाम क्या होगा, गैरानिल पायरोफॉस्फेट होगा। अब यह भी कार्बन 20 है, अब इसमें एक और जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा सस्टर टर्पिनोइड्स कहलाएगा। और यहीं पे अगर हम 2 कार्बन यानी कि 10 वाले हम यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं, तो 20 और जोड़ देंगे, तो 20 और 20 40 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे टेट्रा टर्पिनोइड्स बन जाएगा, यानी कि कैरोटेनिन। और इन्हीं की मदद से, यानी कि जो टेट्रा टर्पिनोइड्स है, इन्हीं की मदद से आगे जाके हमारी रबड़ बनाई जाती है। अब इधर जब ये हमारे बन गए थे 15 वाला, तो अगर इसमें 2 हम यहाँ पे और इसको डबल कर देते तो ये 30 हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा ट्राई टर्पिनोइड्स बन जाता है, इसको स्क्विलिन बोलते हैं। और इसी की मदद से हमारे आगे जाके स्टेरॉइड्स बनाए जाते हैं, और यही जो स्टेरॉइड्स हैं, ये हमारी किसी भी दवाई जो स्टेरॉइड्स वगैरह दवाई बनाई जाती है ना, किसी के बाल ले आते हैं वो बनाए जाते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कितना सारा कंटेंट हमारा मिला हुआ है, इसीलिए इसका यूज़ कम ही करना चाहिए। लेकिन ये भाई क्विक आराम दे सकते हैं, अगर किसी को इमरजेंसी है, किसी को कोई जल्दी चाहिए, तो उसमें स्टेरॉइड्स हमारे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर देखा जाए, हमने क्या बोला था कि जो हमारे एसिडेट पाथवे है, इसके अंदर सिंपल हम यहाँ पे टर्पिनोइड्स और स्टेरॉइड्स को बनाते हैं, तो वो हमने बना दिया, हमारे इस तरह से चलता रहा। और इधर हमारे यहाँ पे टर्पिनोइड्स बनते जा रहे हैं, डाई टर्पिनोइड्स हो गया, डाई टर्पिनोइड्स ये वाला हो गया, टेट्रा टर्पिनोइड्स हो गया, ये सब हो गया। और इधर जब हम इसमें जोड़ देंगे 30 वाला, तो ये हमारे स्क्विलिन, और ये आगे जाके हमारे स्टेरॉइड्स बनाते हैं। तो इस तरह हमारे स्टेरॉइड्स और टर्पिनोइड, ये दोनों हम जो है इसी एसिडेट पाथवे की मदद से यहाँ पे बना सकते हैं।
तो ये था हमारा पूरा का पूरा एसीटेट पाथवे के बारे में। अब इसकी जो कहानी है मैंने यहाँ पूरी लिख रखा है, जैसे बोला है वैसे ही पूरा पूरा लिखा है। और अगर यहाँ ध्यान दोगे तो देखो ये सारे कार्बन होते हैं। जो कार्बन 10 है उसको हम मोनोटर्पीन बोलेंगे, जो कार्बन 15 है इसको हम सस्क्यूटर्पीन बोलेंगे, जो कार्बन 20 है इसको हम यहाँ पे डाइटर्पीन बोल देते हैं, कार्बन 25 को हम सस्टर्पीन बोल देंगे, 30 को हम यहाँ पे ट्राइटर्पीन बोल देते हैं, 40 को हम यहाँ पे टेट्राटर्पीन बोल देते हैं, और जो 5 वाला था इसको हम यहाँ पे IPP या फिर DMAPP बोल सकते हैं। और इनका काम क्या था, तो भाई इनकी मदद से हमारे ये आगे सारे बनाए जा रहे थे। अब जैसे जो मोनोटर्पीन्स होते हैं ये हमारे फ्रेग्रेंस वगैरह हो गए या रेपेलेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। जो हमारे कार्बन 15 वाले सस्क्यूटर्पीन्स हो गए इनसे हम मलेरिया की दवाई बना सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या माइग्रेन वगैरह में हेल्प करते हैं। जो डाइटर्पीन्स हो गए ये हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी या CBC जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है उनके लिए दवाई बनाई सकते हैं। जो हमारे ट्राइटर्पीन्स हो गए इनके द्वारा जो बाउंड हीलिंग वगैरह इनके लिए बना सकते हैं। और इन सब के अलावा जो हमारे स्टेरॉइड्स इनकी मदद से बनाए जाते हैं। स्टेरॉइड्स हमारे फीवर में, अस्थमा में, बाकी एनर्जी बॉडी में लाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि ये पूरे के पूरे जो एसिटेट पाथवे है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और इन सबको बनाता है, जो आगे जाके हमारे लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वही अगर हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो ये हमारे बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब अगर ये फैटी एसिड्स बनाते हैं तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन और एनर्जी स्टोरेज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। ये स्टेरॉइड्स बनाते हैं, इससे हमारी बॉडी में, जैसे अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है। फिर टर्पेनोइड्स बनाते हैं तो ये एसेंशियल ऑयल हो गए, विटामिन हो गए, कैरोटीनोइड्स हो गए। फिर पॉलीकेटाइड्स बनाते हैं, ये एंटीबायोटिक बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, कुछ पिगमेंट्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं। फिर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में देखा जाए तो ये जो है हमारे जितने भी हैं इन सबसे बहुत ज़्यादा ड्रग्स बनाए जाते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन्स हो गई, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाए जाते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो एसिटेट पाथवे है इसका सच में बहुत ज़्यादा मेजर बायोसिंथेटिक रूट होता है। यानी कि जब सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स को बनाने में इनका बहुत रोल है और इसकी मदद से हम भी हमारी बॉडी में बहुत कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट पाथवे है, लेकिन एग्जाम में मोस्टली हमारा सिक में कैसा आता है तो उसको देख लेना और इसको भी देख लेना, ये भी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे करा दिया है। अब हमारा थर्ड पाथवे आता है अमीनो एसिड पाथवे, और इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट में ही समझ लेंगे। अब देखो नाम से ही क्या समझ आ रहा है, अमीनो एसिड पाथवे है, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि ये हमारी मतलब अमीनो एसिड्स बनाता है ये वाला पाथवे प्लांट्स के अंदर। अब देखो सारी कहानी शुरू कैसे हुई, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसको क्या है मतलब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको पता है। अब जो प्रोटीन है ना वो हमारा बनाया जाता है अमीनो एसिड्स की मदद से। अब जो अमीनो एसिड्स है वो जब आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं पूरा, तो जाके हमारा प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, जैसे मान लो हमारी जब बिल्डिंग वगैरह बनती है, हमारे घर वगैरह बनते हैं, तो उसमें सबसे छोटी छोटी इकाई क्या होती है, ईंटें होती हैं। और ईंटें आपस में मिल मिल के हमारे एक बड़े घर का निर्माण करती हैं, पूरा बड़ा घर बन जाता है। तो जो ईंटें हैं ना हमारी, वो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती हैं, इसीलिए एग्जाम्पल नाम हमारा बिल्डिंग ब्लॉक आया है। उसी तरह क्या है, अब देखो हमारे जो प्रोटीन्स है वो भी इन्हीं के द्वारा मिल के बन रही हैं। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये हमारी प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक नाम भी हमारा इसी की वजह से यहाँ पे आया हुआ था। तो हम ये समझ गए। अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको क्या चाहिए, टोटल 20 प्रोटीन यानी कि 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन की कमी पूरी होती है। लेकिन जो हमारी बॉडी है ना वो खुद से 20 अमीनो एसिड टोटल नहीं बनाती है, यानी कि हमारी बॉडी लगभग जो है 11 अमीनो एसिड बना सकती है, और इसमें भी कुछ हमारे 4 अमीनो एसिड कंडीशनल होते हैं, मैं आगे आपको बता दूंगा। पर अभी मान के चलो कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो लगभग 11 जो अमीनो एसिड्स है उनको खुद से बॉडी के अंदर बना सकती है, इसीलिए उसको जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। और जो बाकी के 9 अमीनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है, और उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। और जो भाई हमारी बॉडी नहीं बना रही है तो भाई हमें को कहीं से तो चाहिए ना, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या करते हैं, डाइट के द्वारा अपनी बॉडी में लेते हैं। और डाइट क्या होती है भाई, नॉर्मली हम फल फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो जो प्लांट्स बेस्ड हम जितने भी सब खाते हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, डाइट के द्वारा अपनी बॉडी में खाना पीना खाते हैं, और उसी खाना पीना से जो बाकी के 9 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं, और उनका वो हमारी बॉडी क्या करते हैं, यूज करके प्रोटीन्स को यहाँ पे बनाती है। इसीलिए बोलते हैं ना भाई खाना पीना एक ये काम के लिए भी हमारा जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना वो एक्चुअल में 20 के 20 अमीनो एसिड खुद से यहाँ बना सकते हैं। तो थोड़ा अगर इसके बारे में बात की जाए, देखो अमीनो एसिड्स हमारे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, और अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, एंड प्रोटीन ये हमारी पूरी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स ही हमारे आगे जाके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारी सिग्मा एसिड पाथवे थी उसमें हम क्या कर रहे थे, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स तो बना रहे थे जो आगे जाके हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना रहे थे, तो वो काम यहाँ भी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी को चाहिए, लेकिन उसमें से जो बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, वो 20 के 20 बनाते हैं, लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी वो 20 नहीं बनाती है। तो जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बनाती है वो हमारे कहलाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि भाई सिंपल सा फंडा है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं अभी, तो चलो इस फंडे को ना हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं।
तो लेट करो हम लोगों को मैगी बनानी है, और आपको पता होगा कि जब मैगी हम आती है ना, तो मैगी के साथ में उसका मैगी मसाला यानी कि जो पाउच है वो उसके पैकेट के अंदर ही आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो हमको मैगी बनानी है और हम चाहते हैं अच्छी वाली बनाएं, तो हम क्या बोलेंगे, भाई बाकी का सामान तो ले आ। तो जैसे हम क्या बोलेंगे, भाई हमको प्याज की रिक्वायरमेंट है, हमको नमक की रिक्वायरमेंट है, हमको टमाटर भी चाहिए, मटर भी चाहिए, तेल भी चाहिए, ऑयल के साथ तड़का मारेंगे, तो इन सब की भी हमको क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब यहाँ पे सिंपल क्या है कि मान लो कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो मैगी मसाला है वो ऑलरेडी है। तो अगर मैं मान लो मार्केट जा रहा हूँ और मैं आपसे बोलूँ कि मैगी मसाला भी ले आऊँ, तो बोलेगा अरे रहने दे भाई, वो तो आता ही है साथ में, उसको क्या करेगा लाके, लेकिन ये सारा का सारा सामान लिया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि मैगी बनाने के लिए वैसे जरूरी मैगी मसाला है, लेकिन आपको अभी ये नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि ये पैकेट के अंदर आया था। उसी तरह क्या होगा, तो ये ऑलरेडी है, तो ये आपके लिए अभी करंट सिचुएशन में ये आपके लिए हो जाता है नॉन एसेंशियल, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, लेकिन इन सब की रिक्वायरमेंट आपको है, तो ये आपके लिए हो जाता है एसेंशियल कि भाई ये आपको मंगाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर हमको टोटल 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस टाइम पे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी लगभग 11 अमीनो एसिड जो है वो हमारे अंदर फॉर्म हो रहे हैं। तो हम बोल देंगे कि ये हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, कि अगर हमें डाइट के द्वारा या बाहर के द्वारा अगर हमें ये 11 अमीनो एसिड नहीं भी मिलते हैं तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद से बना रही है। लेकिन जो बाकी के 9 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कैसे भी खाएं, कोई से भी डाइट से लें, चाहे अलग से इंजेक्शन लगवा लो, लेकिन ये अमीनो एसिड हमको चाहिए। तो ये हमारे हो जाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो यह सिंपल फंडा है कि जो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी है वो हमारे नॉन एसेंशियल, जो हमको चाहिए वो हमारे लिए हो जाते हैं एसेंशियल। तो वही यहाँ पे कि एसेंशियल कौन से, जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना रही है वो हमको बाहर से चाहिए, और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद से बना रही है। तो यहाँ पे मैंने दोनों का लिस्ट बना रखी है। तो एसेंशियल के अंदर हमारे 9 आते हैं, हिस्टिडीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, फिनाइलैलानाइन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया और बेनिन हो गया। अगर आपको याद हो तो ट्रिप्टोफैन को हमने जो है सिग्मिक एसिड पाथवे में भी बनाया था। और नॉन एसेंशियल में देखा था तो हमारा एलिनिन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, एस्पार्गिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लूटामेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया, प्रोलिन हो गया, सेरिन हो गया, सिस्टिन हो गया, टायरोसिन हो गया और आर्जिनिन हो गया। तो ये हमारे भी क्या हो गया, यहाँ पे नॉन एसेंशियल वाला हो गया, यानी कि ये हमारी बॉडी बनाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके नॉन एसेंशियल के अंदर 4 हमारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि ग्लूटामेट हो गया, सिस्टीन हो गया, टायरोसिन हो गया, अर्जिनिन हो गया, इनको हम कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड भी बोलते हैं। यानी कि जैसे मान लो हमारी बॉडी, और अगर हमारी बॉडी कोई एसेंशियल कंडीशन, जैसे मान लो स्ट्रेस में जाती है, या हम लोग बीमार हो गए, या हमारी बॉडी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर रही है, तो ये जो 4 है ना, ये हमारी बॉडी बनाना बंद कर देती है, और उस टाइम पर भी हमारी बॉडी के लिए ये एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाते हैं। यानी कि इन चारों को आप इस वाली कैटेगरी में डाल सकते हो, और ये 4 भी हमें जो है बाहर के डाइट के द्वारा चाहिए होते हैं। यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो लगभग जो 4 और ये 9, यानी कि देखा जाए 13 जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमें बाहर से चाहिए होते हैं। ये बन जाते हैं लेकिन कंडीशन नहीं है, यानी कि कई बार एसेंशियल में चले जाते हैं, इसलिए हमें ये भी बाहर से चाहिए होते हैं। अब सिग्मिक एसिड से हमने क्या किया था, फिनाइल एनिन को बना लिया था, ट्रिप्टोफैन को बना लिया था, हमने टायरोसिन को भी बना लिया था, और लगभग बहुत सारे हम बना रहे थे जिससे हम आगे यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये जो अमीनो एसिड पाथवे है इसमें आप देखोगे कि सारे के सारे 20 के 20 हम यहाँ पे अमीनो एसिड यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब एक फन फैक्ट क्या है कि देखो प्लांट के अंदर तो 20 के 20 होते हैं, तो अगर पूछा जाए कि भाई प्लांट के लिए ये वाला या ये वाला कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, प्लांट के लिए सारे के सारे हमारे नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि प्लांट अपने सारे के सारे अमीनो एसिड खुद से बना लेता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। बाकी जो बोथ टाइप है, यानी कि दोनों के दोनों हैं, ये हमारे मेडिसिनल कंपाउंड को बनाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो बाकी के इन सब का यूज करके दवाइयाँ भी बना सकते हैं, तो इसीलिए हम जो है इस वाले पाथवे का भी यहाँ पे पढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कि कैसे क्या, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम शॉर्ट में पूरा इसको नाम से ही समझ लेते हैं। तो देखो ग्लाइकोलिसिस साइकिल से हमें ग्लूकोज मिल जाता है, और ग्लूकोज आगे जाके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इधर मिल गया। इधर जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उससे हमें यहाँ राइबोज 5 फॉस्फेट मिल जाता है। अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये आगे जाके हमें 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इधर जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है इससे हमें यहाँ पे इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट भी मिल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है सारा कि यहाँ पे, और जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है इससे हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि पीईपी यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो सिग्मिक एसिड पाथवे है ये इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इन दोनों का यूज करके सिग्मिक एसिड पाथवे चलता है। और सिग्मिक एसिड पाथवे से हमें 3 यहाँ पे अमीनो एसिड मिल जा रहे थे, फिनाइल एलिनिन हो गया, टायरोसिन हो गया और ट्रिप्टोफैन हो गया। तो इन तीनों को हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब बात करते हैं, इधर आ जाते हैं, तो जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये आगे जाके राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये हमें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से भी मिलता है। तो इसके बाद ये हमारा फॉर्म करता है हिस्टिडीन से, तो हमारा हिस्टिडीन मिल जाता है। फिर जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये हमारे यहाँ पे, और हिस्टिडीन, ये दोनों मिला के हमारे यहाँ पे सेरिन नाम का अमीनो एसिड बनाते हैं, तो हमें ये मिल जाता है। देन सेरिन आगे जाके हमारे ग्लाइसिन और सिस्टीन ये दोनों को बनाता है, तो ये भी हमें यहाँ मिल जाता है।
अब ये जो हमारा फॉस्फेनॉल पायरुवेट था, पीईपी था, ये आगे जाके हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जो ग्लाइकोलिसिस का एंड पार्ट था। और पायरुवेट आगे जाके 4 हमारे मेजर अमीनो एसिड बनाता है। एलेनिन हो गया, बेलिन हो गया, आइसोलेसिन हो गया और लेसिन हो गया। इसके बाद जो पायरुवेट है ये आगे जाके सिट्रेट में मतलब कन्वर्ट हो जाता है और ये सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है। और सिट्रिक एसिड साइकिल का बस स्टार्टिंग पार्ट देखा जाए तो इधर हमारा ऑक्जेलो एसीटेट होता है और इधर हमारा अल्फा कीटो ग्लाइसरेट होता है। तो जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये हमारे यहाँ पे 5 अमीनो एसिड बनाता है, यानी कि ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होता है एस्पार्टेट में और ये आगे जाके हमारा एस्पार्गेन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन और लाइसिन, ये 5 अमीनो एसिड हमारे यहाँ मिल जाते हैं। और इधर जो हमारा अल्फा कीटो ग्लाइसरेट है ये हमारा आगे जाके ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और इससे हमें 3 और मिल जाते हैं, ग्लूटामिन हो गए, प्रोलिन हो गए और आर्जिनिन हो गए। तो अब अगर देखा जाए तो इस तरह हमें यानी कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड पाथवे है ना, ये कोई ऐसा पाथवे नहीं है जिसमें पूरा का पूरा आपको ये दिख रहा है कि कौन से क्या है। यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि जो 20 के 20 अमीनो एसिड्स हैं वो आपको यहाँ किस तरह मिल रहे हैं। और आगे जाके आपको पता है कि ये जैसे ये वाले हमारे थे, ये आगे जाके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाएंगे, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाएंगे, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाएंगे। तो आगे जाके ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने वाले हैं और उनका यूज करके हम आगे अपने लिए दवाइयां बनाने वाले हैं। तो इस तरह हमारा पूरा का पूरा अमीनो एसिड पाथवे चलता है। अब एक बार अगर मैं आपको काउंट करा दूं तो देखो यहाँ पे क्या है, हिस्टिडीन 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 के 20 जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमें यहाँ से अमीनो एसिड पाथवे के अंदर यहाँ पे मिल जाते हैं और देन इनका आगे जाके हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने में, जो आगे जाके हमारे मेडिसिनल कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया, आप इस तरह बना के आ जाओगे, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा अमीनो एसिड पाथवे। अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात की जाए, बाकी देखो अगर कभी ऐड करना हो थोड़ा लिख सकते हो कि ये आगे जाके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाएंगे, तो थोड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिग्निफिकेंस के अंदर, आप इसको लिख सकते हो। तो अमीनो एसिड पाथवे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कन्वर्ट सिंपल अमीनो एसिड्स इनटू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब जितने भी ये हमारे अमीनो एसिड्स हमको मिल गए हैं ये आगे जाके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि अमीनो एसिड पाथवे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, अब आगे जाके यही हमारे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, तो वो भी पूरा हमारे इसी के अंदर आता है। तो इसमें एल्कलॉइड्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए। अब अगर एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मान लो ट्रिप्टोफैन को अगर हम ले लें तो ट्रिप्टोफैन हमारा इंडोल एल्कलॉइड्स को बनाता है, जिसकी वजह से हमें बेनिक्रिस्टिन और रिजरपाइन जैसी दवाई बनेंगी। इसके अलावा हमारा ऑक्सिन बनाता है जो एक तरह से प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। फिर हमारे यहाँ पे फिनाइल एनिलीन आ गया, तो जो फिनाइल एनिलीन है ये हमारा फ्लेवोनॉइड्स को बनाता है, जो आगे जाके टेनिन्स हो गया, लिग्निन्स हो गए, ये हमारे बनते हैं और ये प्लांट के डिफेंस में और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। फिर हमारे जो टायरोसिन हो गया, ये वाला टायरोसिन हो गया, ये हमारा मॉर्फिन और पेपरेबिन बनाने में हेल्प कर रहा है। जो हमारा लाइसिन हो गया, ये हो गया, ये हमारा एट्रोपिन और स्कोलेमन नाम की दवाई बनाने में हेल्प कर रहा है। तो मैंने इन तीनों के बारे में इसलिए बता दिया क्योंकि जो सिग्मिक एसिड पाथवे है इसमें आप चाहो थोड़ा बल्कअप बढ़ाने के लिए इसको भी लिख सकते हो कि कौन क्या बना रहा है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा अमीनो एसिड पाथवे के बारे में। आई होप आपको शॉर्ट में ये समझ आ गया होगा, क्योंकि ये शॉर्ट में ही आता है, पूरा डिटेल्स में नहीं आता है। तो अब लास्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों ये बताओ कि आपको वीडियो यहाँ तक कैसी लग रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, और यहाँ तक वीडियो लगातार कौन देख रहा है भाई, ये भी कमेंट करके बताओ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज और बायोजेनेटिक पाथवे, या इसको हम सिंपल जो है ट्रेसर टेक्निक नाम से भी जान सकते हैं। अब देखो ये पूरा है क्या ना, इसको एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखो बायोजेनेटिक स्टडीज की अगर हम बारे में बात करें तो नॉर्मल देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस चल रही थी, सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही थी, जिससे मैं क्या कर रहे थे, हमारे जैसे जो भी हम नॉर्मल फूड वगैरह खाना पीना खा रहे थे उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे थे, और वो कार्बोहाइड्रेट्स आगे जाके ग्लाइकोलिसिस की मदद से हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, और इसी बीच में हम जो है एटीपी वगैरह कमा ले रहे थे, यानी कि एनर्जी ले रहे थे। ऐसे ही प्लांट कर रहे थे, प्लांट क्या कर रहे थे, सिग्मिक एसिड पाथवे कर रहे थे, फिर हमारा इधर देखा जाए एसिटेट पाथवे कर रहे थे, अमीनो एसिड पाथवे कर रहे थे, और इन सब में प्लांट क्या कर रहे थे कि प्लांट अपने लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और इधर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बना रहे थे, और प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बाद वो हमारे लिए क्या कर रहे थे कि हम इनका यूज यानी कि ह्यूमंस क्या कर रहे थे, इनका यूज करके मेडिसिनल कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे थे। और प्लांट्स का आपको बताया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से प्लांट्स अपने आप को ग्रोथ और डेवलप कर रहे थे, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या कर रहे थे कि वो प्लांट को डिफेंस में हेल्प कर रहे थे, यानी कि प्लांट्स को बचाने में और ट्रीटमेंट इन सब में हेल्प कर रहे थे, यानी कि ट्रीट करने में हेल्प कर रहे थे। तो ये सारा का सारा फंडा चल रहा था। तो इन्हीं सबको यानी कि ये जो पूरा अंदर का सारा काम चल रहा है इसी को हम यहाँ पे बायोजेनेटिक बोलते हैं। अब बायोजेनेटिक अगर नाम से समझे तो बायो वर्ड हमारा लिविंग बींग्स हो गया, और जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक वर्ड जहां भी आता है मतलब एक तरह से हमारी ग्रोथ, हमारे जो हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, इन सब के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ पे प्लांट्स और ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इन्हीं सब साइकिल्स का यूज करके ही तो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसीलिए बायोजेनेटिक जो स्टडीज है वो जब हम इनके बारे में बात करते हैं तभी कहलाती है। और बायोजेनेटिक पाथवे क्या बोलेंगे, जो इनके अंदर पाथवे हो रहा है, जैसे अगर ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ग्लाइकोलिसिस हो गया, ये बायोजेनेटिक पाथवे है। फिर हमारा HMG सेंट पाथवे हो गया, इसके अलावा हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये सब हमारा बायोजेनेटिक में आता है। और प्लांट्स के अंदर देखा जाए तो सिग्मिक एसिड पाथवे हो गया, अमीनो
अमीनो एसिड पाथवे हो गया, फिर हमारा एसिटेट पाथवे हो गया, ये सारा का सारा हमारा बायोजेनेटिक पाथवेज के अंदर आ जाता है। तो बायोजेनेटिक स्टडी आई होप आपको समझ आ रही होगी कि ये सिंपल ये कंपाउंड है कि जैसे कोई भी हमारे जो प्लांट या ऑर्गेनिज्म है ये आखिर कैसे इन पाथवे को चला रहे हैं और कैसे अपने लिए जो अंदर के कंपाउंड्स हैं उनको बना रहे थे। जैसे सिग्मिक एसिड में हमने क्या देखा कि सिग्मिक एसिड पाथवे में फाइनली हमारे जाके ये ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन ये बन रहे थे, यानी कि हमारे अमीनो एसिड बन रहे थे। तो बायोजेनेटिक स्टडी एक्चुअल में क्या होगा कि कैसे हमारे आखिर प्लांट ने अपने लिए अमीनो एसिड को बनाया, ये पूरा जानना हमारा बायोजेनेटिक स्टडीज कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहाँ पे एक टर्म इन्वेस्टिगेशन भी तो आ रहा है, तो ये इन्वेस्टिगेशन टर्म क्यों आ रहा है? तो देखो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे हम क्या देख रहे थे बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे में कि हमें जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से मिल रहा था इराइथोरोस फॉस्फेट, और ग्लाइकोलाइसिस से हमको मिल रहा था पीपी यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बन रहा था? टायरोसिन बन रहा था, फिनाइलएलनिन बन रहा था, और इधर हमें ट्रिप्टोफैन बन रहा था, इधर टायरोसिन बन रहा था। अब हमको ये देखना है कि एक्चुअल में जो हम बोल रहे हैं कि हमारा भाई ग्लाइकोलाइसिस यानी कि इन दोनों की मदद से हमारा फाइनल में ये बना है, तो क्या एक्चुअल में ऐसा ही हुआ है? कहीं गड़बड़ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों की जगह हमारा किसी और से ये बना हो? क्या हमको एक्चुअल मतलब एक तरह से क्या है कि इन्वेस्टिगेट करना होता है कि जो इराइथ्रोस फॉस्फेट और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है जो हमें इन दोनों से मिले हैं, इन्हीं दोनों का यूज करके हमारा फाइनली ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन ये यानी कि ये अमीनो एसिड बने हैं। यानी कि एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो जैसे आप लोग ये पढ़ रहे हो, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपके नजर में क्या है कि ये जो नोट्स है वो केयरवेल फार्मा के हैं, यानी कि आपको सिंपल क्या है केयरवेल फार्मा के ये नोट्स पूरे दिख रहे होंगे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये नोट्स मैंने आपको दे दिए, मान लो वेबसाइट पे दे दिए, मैंने आपको ऐप के अंदर दे दिए। अब आपका मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या एक्चुअल में ये केयरवेल फार्मा के हैं? यानी कि मैंने बोल दिया कि ये भाई मैंने लिखे हैं तो ये काम हो जाएगा? तो इसके लिए मान लो अब आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब क्या करोगे, आप एक लाइव देखोगे मेरी, यानी कि मैं एक शॉर्ट्स वगैरह बना के डाल दूंगा कि देखो भाई मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मेरी राइटिंग आप लाइव मैच कराओगे कि आपने ये लिखा है सर, आपकी राइटिंग है कि नहीं, आपने ये स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया है। फिर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या वैसा ही नोट्स के अंदर लिखा है? तब ये इस मतलब कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रख के आप ये प्रूफ कर सकते हो कि भाई ये वाले नोट्स हैं वो केयरवेल फार्मा के ही हैं और हम ही आपको बना रहे हैं। इसके बाद आप अगर ऐप के अंदर देखोगे तो आप वेरीफाई कर लोगे कि जो ऐप है वो आप ही का, यानी कि केयरवेल फार्मा का ऑफिशियल है। उसके ऊपर जो डाउनलोड्स हैं, आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो 1 लाख प्लस डाउनलोड दिखेंगे। ये कुछ आपको मतलब पहचान है जिससे आप पता लगा लोगे कि वो जो ऐप है वो केयरवेल फार्मा का है। वही कुछ फंडा यहाँ पे है कि यहाँ पे ये जो पाथवे है, ये हम वहीं से ही तो बोल रहे हैं कि भाई ये पाथवे चल रहा है, प्लांट इस तरह अपना सिग्मिक एसिड से क्या बना रहा है, अमीनो एसिड बना रहा है। क्या एक्चुअल में ये प्रूफ कैसे करेंगे कि भाई इसी के द्वारा बना रहा है? तो इसी प्रूफ करने के लिए, इसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा आया है और इसी में हमारी आती है ट्रेसर टेक्निक। तो बायोजेनेटिक स्टडी आप समझ गए कि इट्स मेन एम इज टू अंडरस्टैंड हाउ नेचुरल कंपाउंड जैसे हमारे एल्कलॉइड्स हो गए, टर्पिनॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, ये हमारे प्लांट और ऑर्गेनिज्म के अंदर और मतलब बनाए जाते हैं, बायोसिंथेसाइज होते हैं। जैसे ही जो ग्लूकोज है वो कैसे हमारा सिग्मिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और कैसे सिग्मिक एसिड आगे जाके एरोमेटिक अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं और कैसे ये आगे जाके हमारे लिए एल्कलॉइड्स वगैरह बनाते हैं। अब ये पूरा का पूरा हम कैसे काम करते हैं आगे आगे समझ आएगा। पहले एक और बात करते हैं, आइसोटोप्स हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं। तो देखो नॉर्मली हमारे जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो जैसे हमारा नॉर्मल एटम देखा जाए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, तो हम मेन एक हाइड्रोजन पकड़ लेते हैं, एक कार्बन पकड़ लेते हैं, तो ये हमारे एटम्स होते हैं। अब एटम का ना इधर हम लिखते हैं एक नंबर, और जैसे कार्बन का 6 होता है, और ऊपर हम लिखते हैं मास, तो हाइड्रोजन का मास भी 1 होता है और कार्बन का जो मास है वो 12 होता है। अब ये तो हमारे हो गए नॉर्मल एटम जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं के साथ में कुछ हमारे ऐसे एटम भी होते हैं जिनका जो मास है ना वो अलग होता है। जैसे अगर और देखा जाए तो हाइड्रोजन ले जाए तो एक हमारा होता है कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन उसका जो मास है वो चेंज हो गया, और देखा जाए तो इधर भी एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास जो हमारा चेंज हो गया। कार्बन में देखा जाए तो एक कार्बन होता है 6 और कार्बन का जो मास है एक हमारा होता है 14। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है इन सब का वो सेम है, लेकिन जो इनका मास है, जो ऊपर हमारा जो मास लिखा होता है, ये हमारा चेंज हो गया। तो इन्हीं को हम यहाँ पे आइसोटोप बोल देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो देखो ये जो कंपाउंड है इसमें ये तीनों आपस में एक दूसरे के हो जाएंगे, आइसोटोप्स हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा सेम है लेकिन जो एटॉमिक मास है 1 2 3 वो हमारा अलग अलग है। इन दोनों के केस में देखा जाए तो ये भी हमारे एक दूसरे के आइसोटोप्स हो जाएंगे। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा फिक्स है, 6 है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो इधर 12 है, इधर हमारा 14 है, तो ये हमारे एक दूसरे के आइसोटोप्स हो जाएंगे। अब अगर आपको याद हो तो किसी का भी जो एटॉमिक मास है वो हमारा कैसे बनाया जाता है, कोई भी जो हमारा एटम है उसका जो एटॉमिक मास है उसमें एक तो देखो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हमारे प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक हमारे पाए जाते हैं न्यूट्रॉन, यानी कि ये 3 होते हैं। अब जो न्यूट्रॉन है ना वो मोस्टली सभी में 0 होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि मान लो ये हाइड्रोजन है या कार्बन ले लो, तो कार्बन में क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है हमारे,
उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो हमारे बराबर होते हैं, तो इनको तो हटा दो, इसी वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल देखा जाए तो जैसे मान लो इसके केस में देखा जाए तो प्रोटॉन हमारे 12 हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन वैसे 0 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन भी हमारे 2 हो गए, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है 14 इनका टोटल मास हमारा आ जाता है, और ये हमारा क्या होगा, एक तरह से अनस्टेबल हो गया। तो अब क्या होता है कि यहाँ भी दो तरह के हमारे आइसोटोप होते हैं, एक होते हैं स्टेबल आइसोटोप, जैसे ये हमारे स्टेबल है, यहाँ पे हमारा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक होते हैं अनस्टेबल आइसोटोप। और अनस्टेबल आइसोटोप क्या करता है कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो रेडिएशन को इमिट करता है, यानी कि रेडिएशन को इमिट करता है। और रेडिएशन कौन कौन से, जैसे अल्फा रेज हो गई, बीटा हो गई, गामा हो गई, तो इन रेज को एमिट करता है, एमिट मतलब बाहर निकालता है। और जब इन रेज को बाहर निकालता है उस चक्कर में क्या होता है कि वो अपने आप की रेडिएशन एमिट करता है, तो वो थोड़ा डेंजर हो जाता है, क्योंकि ये जो रेज है ना ये हमारे लिए डेंजर होती है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा रेज है, तो इनका हम यूज बेशक करते हैं, एक्सरे वगैरह भी होते हैं तो एक्सरे करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये डेंजरस होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी आप एक्सरे रूम में जाते हो तो भाई बाहर ही आपको रखते हैं, मतलब जो पेरेंट्स वगैरह होंगे, गार्जियंस होंगे, जिस बंदे का सिर्फ एक्सरे होना है सिर्फ उसको हम लोग अंदर लेके जाते हैं और उसका एक्सरे वगैरह कराते हैं, बाकियों को हम बाहर रखते हैं, क्योंकि ये डेंजर होती है। अब जो ऐसे हमारे कंपाउंड है जो रेडिएशन को एमिट करते हैं ना, उन्हीं कंपाउंड को हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोल देते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड क्या होते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो आइसोटोप आप समझ गए कि हमारे ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास हमारा अलग अलग होगा। अब इसके अंदर भी हमारे दो तरह के आइसोटोप होते हैं, एक हमारे स्टेबल होते हैं, यानी कि जो हमारे एमिट नहीं करते रेडिएशन को, और एक हमारे अनस्टेबल वाले होते हैं जो रेडिएशन को एमिट करते हैं। और जो रेडिएशन को एमिट करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो ये सिंपल समझ गए। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है इनका एग्जांपल क्या होता है, हमारा कार्बन 14 यानी कि C14, यानी कि जिसका जो मास है वो कार्बन 14 है। फिर हमारा ट्रीटियम होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो 3 मास होता है वो वाला होता है। इधर हमारा सल्फर 35 होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का होता है। अब इनका क्या होता है कि ये हमारे अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं। अब ये जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये हमारे हेल्पफुल कैसे है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो देखो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इनकी खासियत मैंने आपको बता दी कि रेडिएशन एमिट करते हैं। तो इस वजह से हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारा गीजर मलर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ये क्या कर सकता है कि ये इस चीज को चेक कर सकता है कि कौन सा कंपाउंड हमारा रेडियो एक्टिव है और कौन सा नहीं है, कैसे, रेडिएशन को रिसीव करके। तो रेडिएशन जब एमिट करेगा और अगर इसके पास रेडिएशन आ रहे हैं, मतलब ये समझ जाएगा कि ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा रेडिएशन को एमिट कर रहा है, और इससे हम यहाँ पे पहचान लगा सकते हैं। अब देखो ये करता क्या है, तो जैसे हमारा कोई भी पाथवे स्टार्ट होने वाला है, मान लो स्टिग्मिक एसिड पाथवे चलने वाला है और ये हमारा किसी प्लांट के अंदर चलेगा, तो हम क्या करते हैं कि इस प्लांट के अंदर हम एक कार्बन, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, और जो नॉर्मल कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा उसकी जगह हम रेडियो एक्टिव वाले यानी कि कार्बन 14 को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब जैसे एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे हमें जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस, इनसे हमारे इसमें देखो कार्बन बहुत जगह प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं जस्ट समझने के लिए हम कहीं भी जगह पे नॉर्मल कार्बन 14, मान लो हमने यहाँ से क्या किया, ये कार्बन 14 वाला हमने जो कार्बन था वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया, और ये एक रेडियो एक्टिव वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। अब हमने कार्बन यहाँ लॉन्च कर दिया, तो हर तरफ अब देखो इन्हीं हमने क्या देखा कि ये इसमें मिला तब जाके हमारा ये बना, तो ये वाला जो है इधर आ गया कार्बन 14, उसके बाद इसी की साइकिल बनी तब जाके ये इधर बना, तो मान लो इसका जो है इधर कहीं आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे कार्बन 14 है, फिर आगे जाके ये इधर गया, फिर आगे जाके इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो यही कार्बन घूम रहा है ना, फिर ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इसमें गया, इसमें गया, इधर में गया, इसमें गया, और ऐसे करके बना। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा फाइनल कंपाउंड बना, जैसे मान लो फिनाइल एनिलीन बना, टायरोसिन बना, या ट्रिप्टोफैन बना, या और कोई हमारे यहाँ पे हमने मान लो एल्कलॉइड्स वगैरह बना, तो हम उस वाले कंपाउंड को उठाएंगे और उस कंपाउंड को हम इस वाली जो हमारी मशीन थी, जैसे गीजर वाले या और मशीन थी, उनके पास भेजेंगे और उसके बाद उसको चेक कराएंगे। अगर वो जो पूरा कंपाउंड होगा, क्योंकि भाई अगर कोई भी एटम हमारा रेडियो एक्टिव है तो पूरा जो कंपाउंड है ना वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा और वो रेडिएशन को एमिट करेगा। तो हमने मान लो एग्जांपल के लिए टायरोसिन को उठा लिया, और जब टायरोसिन वाला जो कंपाउंड है उसको जब हम चेक करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो टायरोसिन है वो भी रेडिएशन को एमिट कर रहा है, यानी कि वो भी रेडियो एक्टिव है, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ दोस्तों जो हमने कार्बन यहाँ पे डाला था वही कार्बन हमारा फाइनल जाकर इस टायरोसिन में मिला है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सिग्मिक एसिड पाथवे जैसे था वैसे ही काम करता है। एक्चुअल में सिग्मिक एसिड पाथवे हमारा इसी वाले पाथ को फॉलो कर रहा है और ये इसी तरह हमारा वेरीफाई, यानी कि इस तरह हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमने ये इसका एग्जांपल देखा, चाहो तो हम यहाँ से ये वाला उठा सकते हैं, मान लो कॉर्बन एसिड उठा लिया, तो भाई या तो यही वाला कार्बन रहा है तो कॉर्बन एसिड उठा लेंगे, मान लो यहाँ पे ये कार्बन में कहीं होगा, तो हम इसको जब चेक करेंगे अगर ये भी हमारी रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई यही वाला हमारा उठ गया है। हम चाहे इधर से सिग्मिक एसिड उठा सकते हैं, सिग्मिक एसिड को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझ आ रहा है कि हम इस तरह, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं कि जो हमने ग्लूकोज लिया, मान लो ये हमने ग्लूकोज का पूरा पार्ट लिया, इससे हमारा सिग्मिक एसिड बना कि नहीं, तो हमने सिग्मिक एसिड को चेक कर लिया, फिर इसके द्वारा हमारा एरोमेटिक अमीन बना कि नहीं उसको चेक कर लिया, फिर हमने एल्कोलॉइड बना कि नहीं इस तरह चेक कर लिया। तो इस तरह हमारे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो अपना योगदान देते हैं, यानी कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स
आइसोटोप्स हैं उनको हम किसी प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, फीड करा देते हैं, और प्लांट के बाद हम देन उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल हो गया जैसे ये, इनमें कार्बन जाके जुड़ जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, उनमें वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिविटी है या नहीं है। अगर वो रेडियो एक्टिविटी है मतलब हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई इन्हीं कंपाउंड के द्वारा हमारे जो ये कंपाउंड है बाकी के वो बन रहे हैं, और हमारे जो सिग्मिक एसिड पाथवे है वो एकदम अपने सही पाथ को फॉलो कर रहा है, और इससे हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ जो हमारे यहाँ बायोजेनेटिक स्टडी या बायोजेनेटिक पाथवे फॉलो हो रहे हैं वो हमारे एग्जैक्टली सेम हो रहे हैं जैसा हमने पढ़ा था। तो वैसे तो आप लगभग सारी कहानी समझ गए होंगे, पर अब हम थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से बात करते हैं ट्रेसर टेक्निक के बारे में। ये लिख के आ जाना, आइसोटोप लिख के आ जाना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं जो रेडिएशन को एमिट करते हैं वो लिख के आ जाना। अब हमारा आता है ट्रेसर टेक्निक। अब देखो ट्रेसर टेक्निक इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि हम ट्रेस करते हैं। अब हमने सिग्मिक एसिड में क्या देखा कि हम यहाँ पे कोई कार्बन डाल रहे हैं, देन उसको हम ट्रेस करते जा रहे हैं, पूरा देखते जा रहे हैं कहाँ पे क्या जा रहा है, और फाइनली ट्रेस करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रेसर टेक्निक है। अब रेडियो एक्टिव का रोल क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ना उनको हम यहाँ पे एज अ ट्रेसर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या एज अ मार्कर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमको कुछ चीज तो चाहिए जो हम यहाँ पता लगा सके कि भाई क्या कैसे है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम अपने कार्बन को यहाँ पे डाल देते हैं, और जब कार्बन को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं देन हमारा एंड में जाके अगर वही कार्बन हमें सेम मिल जाता है तब हम पता लगाते हैं कि भाई पाथवे हमारा सेम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ना उनको एज अ ट्रेसर या एज अ मार्कर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो आप लिख सकते हो कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उनको हम एज अ ट्रेसर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसको सिंपल एग्जांपल से समझे तो मान लो कि हमने अपने घर में 10 करोड़ कैश रखा हुआ है। अब ढूंढने मत आ जाना, केवल एग्जांपल है ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसके अंदर एक जीपीएस भी डाल दिया। अब जीपीएस आपको बताया कि ये ट्रैक करता है कि कौन क्या जा रहा है। अब मान लो बाई चांस कि आप लोग माने नहीं और कोई ढूंढने आ गया और वो इस कैश को ले जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस जीपीएस को ट्रैक करेंगे। अब जीपीएस क्या करेगा कि जहां भी ये बैग जाएगा, जिस भी जगह जाएगा, जीपीएस हमें एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट जगह बता देगा कि ये जो बैग है वो कहाँ रखा है। उसी का फंडा को जहां पे चलता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं इनके अंदर हम एजा यानी कि जीपीएस की तरह हम अपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को मान लो इस जगह डाल दिया हमने। अब ये जो जगह ये कार्बन के रूप में हमने डाल दिया। अब ये जहां जहां बनेगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें चेक करेंगे, तो ये जहां भी जाएगा हम जो है इसको ट्रैक कर लेते हैं, और इसकी मदद से हमको पता लग जाता है कि जो पाथवे ये एक्चुअल में फॉलो कर रहा है वो सही है या नहीं है। जो हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं, मैंने आपको जो पढ़ाया है वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। अब ऐसा हो क्यों पाता है, तो भाई जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ये रेडिएशन को एमिट करते हैं, और रेडिएशन जब एमिट कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे क्या है, अपने आप हाईलाइट रहते हैं, और हम इनको जो है आसानी से पता लगा सकते हैं। बस अपनी मशीन यूज करनी है और हम देख लेंगे। नॉर्मल वालों को हम ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम पता लगा लेंगे। हमने मान लो यहाँ से देखा और इधर हमने फाइनल कहीं भी जाके देखा, अगर हमें यहाँ पर रेडिएशन एमिट होती हुई दिख रही है, मतलब हम समझ जाएंगे कि भाई हाँ यहाँ पे ये वही वाला कंपाउंड है जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, तो इसलिए हम इसको पता लगा लेते हैं। और एग्जाम्पल देखा जाए तो मोस्टली हम जो है कार्बन 14 नाम के ग्लूकोज का यूज करते हैं, तो ये एज अ ट्रेसर की तरह यूज करते हैं सिग्मिक एसिड पाथवे में। तो जो सिग्मिक एसिड पाथवे में हम यहाँ पे ग्लूकोज यूज कर रहे थे, यानी कि ग्लूकोज की मदद से, यानी कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज की वजह से ये दोनों जो बन रहे थे हमारे, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन 14 लग जाएगा अगर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह ये पूरा काम करता है। तो आप डिफरेंट स्टडीज के लिए, यानी कि जगह जगह अलग अलग जगह के लिए हम अलग अलग ट्रेसर का यूज कर सकते हैं। जैसे जो कार्बन 14 है, ये मेनली जो कार्बन स्केलेटन्स होते हैं, जैसे सिग्मिक एसिड के अंदर तो मोस्टली हर तरफ कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है, तो इसमें हम जो है कार्बन 14 का यूज कर लेंगे। कई जगह अगर हाइड्रोजन हमको ट्रेस करना है तो हम यहाँ पे H3 यानी कि ट्रिटियम का यूज कर लेते हैं। फॉस्फोरस वाले केस में, यानी कि किसी का न्यूक्लिक एसिड चेक करना है या एटीपी को चेक करना है, तो हम यहाँ पे फॉस्फोरस का यूज कर लेंगे। अगर कहीं पे सल्फर अमीनो एसिड का यूज करना है, चेक करना है, तो हम यहाँ पे सल्फर 35 का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के ट्रेसर्स हो गए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हो गए, जिनका हम लोग डिफरेंट चीजों को पता करने के लिए यूज कर लेते हैं। अब इसका प्रिंसिपल देखा जाए तो वही है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, प्रीकर्सर को उसको स्टार्टिंग में प्लांट्स में दे देते हैं। अब प्लांट क्या करता है कि उसमें नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ही करेगा, यानी कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये ग्लूकोज हमारा अलग है या पहले वाला है, तो वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म करेगा, और एंड प्रोडक्ट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको हम डिटेक्ट करके चेक कर लेंगे कि उसमें वो चीज़ आई है या नहीं आया, वही कार्बन आया है, और अगर सेम आया है तो हम पहचान लेते हैं। अब स्टेप देखते हैं कि भाई कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए लगभग हमारे सामने 6 स्टेप रहते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें थोड़ा अलग तरीका था, यहाँ मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। सबसे पहले हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ प्रीकर्सर। तो देखो आप कौन सी स्टडी करने वाले हो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला कि अगर हमको सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में स्टडी करनी है तो हमें कार्बन 14 ग्लूकोज को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो है कार्बन का स्केलेटन होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अगर आपको जो है एसीटेट पाथवे का नॉर्मल स्टडी करनी है तो आपको कार्बन 14 एसीटेट का यूज करना पड़ेगा। उसी तरह अगर और मान लो कि वही मैंने बताया कि अगर आपको कोई हाइड्रोजन वाला करना है तो आप हाइड्रोजन 3 का यूज करोगे। आपको मान लो किसी न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करनी है, न्यूक्लिक एसिड पाथवे की स्टडी करनी है, तो आप यहाँ पे फॉस्फोरस 32 का इस्तेमाल करोगे, और अगर सल्फर अमीनो एसिड का यूज करना है तो सल्फर 35 का। तो ये
हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंग है कि हमको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रीकर्सर यानी कि अपने आइसोटोप का इस्तेमाल यूज करते हैं, चूज करते हैं। देन सेकंड हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन टू प्लांट। अब जब एक बार हमें यहाँ पे मिल जाता है देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लांट होगा इसके अंदर हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं, यानी कि इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट यानी कि फीड करने के लिए हमारे डिफरेंट मेथड होते हैं। पहला आता है रूट फीडिंग। अब रूट फीडिंग में क्या है कि जो हमारी इसकी जड़ें होती हैं, यानी कि ये रूट है, तो बस हम क्या करते हैं कि रूट के अंदर हम अपना जो भी कार्बन वाला है उस पार्ट को यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं। नॉर्मल हो गया, जैसे एग्जांपल तंबाकू वगैरह के पेट में करते हैं। फिर स्टेम फीडिंग क्या होता है कि जो स्टेम होता है ना, इसमें हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोई भी कट वट मार के हम इसके अंदर यहाँ पे डाल देते हैं उस कार्बन 14 को। तो ये एक तरीका हो गया। थर्ड होता है डायरेक्ट इंजेक्शन। डायरेक्ट इंजेक्शन में क्या है कि कहीं पे अगर जैसे कोई पोला है, थोड़ा सा खाली जगह है, तो हम पूरा इंजेक्शन लगा के उस पूरे को फिल कर देते हैं। तो ये हमारा थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ आता है स्प्रेइंग टेक्निक। अब ये मोस्टली पत्ते वगैरह लीव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम स्प्रे कर देते हैं लीव्स के ऊपर। तो जैसे मान लो ये हमारी लीव्स है, अब लीव्स के अंदर इस तरह ड्रॉपलेट आ जाएंगे, देन ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और इस तरह हमारे जो कार्बन 14 या कुछ भी है वो हमारे लीव्स के अंदर घुस जाएगा। तो ये हमारे 4 तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपने जो प्लांट्स हो गए या जो टिश्यू वगैरह हो गए, इसके अंदर अपने जो भी मतलब मेन हमारा ये कार्बन 14 वाला जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनको इंसर्ट करा सकते हैं। अब जो प्लांट्स होता है वो क्या करता है, इनको नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की तरह क्या करेगा, आगे ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये रेडियो एक्टिव वाले हैं या नॉर्मल है। क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या करते हैं, एमिट कर रहे हैं रेडिएशन, लेकिन वो नॉर्मल प्लांट थोड़ी पता लगा लेगा, हम भी नॉर्मल नहीं देख पाते, हमको तो नुकसान हो जाएगा। तो वही यहाँ पे ये काम होता है। देन थर्ड होता है इंक्यूबेशन। अब एक बार जब आप इसमें इंसर्ट कर दोगे, देन जो आपका प्लांट या टिश्यू होगा उसको ग्रो करने के लिए आप सफिशिएंट टाइम दोगे, उसको सफिशिएंट एनवायरमेंट दोगे, यानी कि लाइट हो गए, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, जितना चाहिए उतना आप प्रोवाइड करोगे। और इस टाइम पे क्या होगा कि जो आपका प्रीकर्सर था, जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, वो एक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यानी कि वो या तो आपका मतलब एरोमेटिक अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा या आपके जो एल्कलॉइड्स वगैरह हो गए उनमें कन्वर्ट हो जाता है। अब फोर्थ आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटाबोलाइट। अब जब आपकी इंक्यूबेशन हो जाती है, मेटाबॉलिज्म आपकी स्टॉप हो जाती है और जो आपका प्लांट जो मेटाबोलाइट्स बन जाता है, तो आपका जो प्लांट मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और जो आपका मेटाबोलाइट्स है उसको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की मदद से सेपरेट कर लिया जाता है। अब ये टेक्निक के बारे में आप 7 सेम में पढ़ने वाले हो, तो अभी इतना जान लो कि इसकी ये टेक्निक है जिससे हम जो भी हमें चाहिए होता है। अब जैसे ही हमारा अगर कभी हमें ये देखना हो ना कि मान लो ये हमारा वो है सॉल्यूशन है और इसके अंदर कितना ड्रग प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कितना ड्रग है वो भी हम आगे इन्हीं क्रोमेटोग्राफी और इन्हीं टेक्निक से पता लगा लेते हैं। तो बस जो भी हमारा मेटाबोलाइट्स है उसको हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, टीएलसी और एचपीएलसी की मदद से। अब हमारी आती है मेन घड़ी, यानी कि अब हमारे जब ये पूरा हमको हाथों में आ गया, मिल गया, देन हम अब इसकी डिटेक्शन करते हैं। अब डिटेक्शन करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है। तो यहाँ पे पहला आता है गीजर काउंटर, यानी कि गीजर मिलर काउंटर मेथड होता है। ये क्या करेगा, ये चेक करता है कि जो हमने कंपाउंड यानी कि जो हमें यहाँ मेटाबोलाइट मिला है उसमें रेडियो एक्टिविटी है या नहीं है। अब ये चेक करेंगे। फिर हमारा एक सिंटिलेशन काउंटर आता है, फिर हमारा ऑटो रेडियोग्राफी भी आती है। तो ये सब के सब क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो हमें यहाँ पे मेटाबोलाइट मिला है या जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है उसके अंदर हमारी यानी कि रेडियो एक्टिविटी है या नहीं है। तो अगर रेडियो एक्टिविटी है तब तो हम समझ जाएंगे कि जो पाथ है वो हमारा सही फॉलो किया गया है और हमारा जो ये टेस्ट है वो पास हो चुका है और हमारा जो सिग्मिक एसिड है वो इसी तरह चलता है। अगर वो फेल हो जाता है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देन 6 हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड हमें यहाँ मिला है देन उसको हम ये भी कंपेयर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि मान लो हमने यहाँ पे कोई भी फिनाइल या टायरोसिन उठा लिया, देन हम इसको स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर भी करते हैं कि ये एक्चुअल में टायरोसिन है या नहीं है। और जब कंपेयर कर लेंगे देन उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी है या नहीं है। अगर रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है मतलब समझ जाएंगे कि हाँ भाई हमारा जो सिग्मिक एसिड पाथवे था उसने सही पाथ को फॉलो किया और हम इसको कंफर्म मतलब चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल वही लिखा है कि मान लो कार्बन 14 है, इसको हमने फीड किया प्लांट के पास, तो लेवल हम सिग्मिक एसिड में मतलब एक लेटर पूरा लेवल फाउंड हो गया। उसके बाद जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है उसमें हम यहाँ चेक करेंगे, अगर हमको ये मिल जाता है मतलब हम पक्का हो जाएगा कि भाई सिग्मिक एसिड पाथवे प्रूव हो जाएगा हमारा। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ केस में हमको डबल लेबलिंग भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, यानी कि जैसे मान लो अगर हमें डाउट है या कुछ है तो हम कार्बन 14 और H3 इन दोनों का यूज कर लेते हैं रिएक्शन को पता लगाने के लिए। तो इस तरह हम डबल लेबलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारा पूरा का पूरा ट्रेसर टेक्निक के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छे से मैंने सारा कुछ आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अब अगर देखा जाए तो हमने पूरी की पूरी यूनिट 1 को 1 शॉट में कवर कर लिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे ऐप केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएंगी, वहीं पे जाके आप स्टडी कर सकते हो। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन आपको कमेंट करके लिखनी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।